Hello everyone and welcome to LK Academy e-learning platform. In this video lecture we are going to discuss the next paper that was conducted by SBI Clerical Preliminary in the year 2018. So we are conducting a series जहाँ पे हम सारे previous year के जो question paper है उसको one by one discuss कर रहे हैं. So इससे पहले हमने SBI Clerk 2017 का paper देखा था and now we'll discuss कि जो SBI का clerk का exam था उसके preliminary में 2018 में क्या questions आए थे. मेक श्योर कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, इट्स अ मेमोरी बेस्ड पेपर. सो काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर होंगे एंड कुछ उस पैटर्न पे बेस्ड होंगे, राइट. सो यू विल गेट द आइडिया कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या आपके एग्जाम में अप्रोच रहनी चाहिए, किस तरह से आपको क्वेश्चंस को, कौन से क्वेश्चंस डुएबल है जिनको पहले करना है, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको स्किप करना है. अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी पता है कि ये जो एग्जाम है ये 3 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है. दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स. इन सभी को मिला के टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर दी 100 मार्क्स. तो हम लोग वन बाय वन इन सारे सेक्शंस को डिस्कस करते हैं. ऑलराइट, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड इसके अंदर सेक्शनल टाइम रहता है 20 मिनट्स का. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पार्ट. ठीक है, एक आरसी दिया गया है जिसके अंदर 7 क्वेश्चंस इंक्लूडेड है. सो इट्स फ्रॉम 1 to 7. So you have to read the given passage carefully and answer the question that follow. Certain words है जिनका मीनिंग आपको बताना है. Now make sure कि जब भी आरसी आपको दिया जाए तो पहले एक बार क्वेश्चंस को क्विक रीड कर लो कि क्वेश्चंस क्या है. ठीक है, सो विल गो थ्रू द क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट. अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू विच गोज इन टू द बजट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज डू पीपल डू टू फुलफिल देयर वांट्स आफ्टर दे रन आउट ऑफ देयर बजट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ईयर 1978 बिकम अ बेंचमार्क विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मीनिंग बताना है एड्स का. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है इंटरिम का, राइट. सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज. नाउ विल गो थ्रू द पैसेज. आरसी के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ एक बार आरसी को रीड करें बट स्लोली पॉज लेके एंड समझ के वन बाय वन आप आगे बढ़ते रहें, राइट. सो विल स्टार्ट. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग इज डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ बजट. अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि बजट डिसाइड करो. दैट ऑफ कोर्स साउंड ईजी एंड इवन सिंप्लिसिस्टिक but it's more difficult than it seems. Budgeting simply means to live with one's financial means. You have a limited amount of money to spend each month. आपके पास एक फिक्स अमाउंट है जिसको आपको हर महीने खर्च करना है. So you need to separate your needs and your wants. 2 चीज़ें होती है, एक होती है नीड मतलब ज़रूरत की चीज़ें और एक होती है वॉन्ट्स. सो नीड्स लिमिटेड है बट वॉन्ट्स अनलिमिटेड है. आपको उसका एंड ही नहीं है, कितनी भी चीज़ ले सकते हो. So your needs usually include your housing, your utility, your food, your clothing, your medical facilities, the things that you can't live without. तो जो essential चीज़ें होती है वो सारी आती है needs में. Once your needs are taken care of, any remaining money can go to unnecessary want. उसके बाद जो पैसा बचता है उसको आप गलत जगह खर्च करते हो. So unnecessary want, those items that are nice to have but not required to live. तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसी चीज़ें आप लेते हो जो सिर्फ लेने के लिए लेते हो बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. The things that are nice to have or good to have but not required to live. They usually include the things like cable TV, internet service, restaurant meals, cell phones with many features, etc. You need to be careful not to confuse the want and need. दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. A very common reason people get into the serious debt is by failing to live within their means. They use the credit to supplement their wants but eventually this will cause a financial trouble. Like our family budget अगर हम लोग बात करें, द नेशन के जनरल बजट की बात करें तो 2 मेजर पार्ट उसके अंदर इंक्लूड होते हैं. एक होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर. नाउ एसेसिंग द रेवेन्यूज फ्रॉम डिफरेंट सेंट्रल ट्रैक्स इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेट फॉर द करंट एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर वेरियस एक्सपेंडिचर हेड आर असेस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. नाउ इस पर एक क्वेश्चन भी है, सो इसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो. 2 चीज़ें होती है किसी भी बजट के अंदर, मेजर पार्ट होते हैं. एक होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एसेस करने का मतलब होता है जितने भी टैक्सेस हैं, इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू. एंड एक्सपेंडिचर का जो एस्टिमेट है वो कौन निकालता है, सो इट इज एसेस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. नाउ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑल्सो एसेस द रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको हम लोग PSU बोलते हैं. द बजट डिविजन इज अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स. द फाइनेंस सेक्रेटरी कोऑर्डिनेट द ओवरऑल बजट मेकिंग प्रोसेस. All of them keep the finance minister informed and seek the direction from time to time. इसके बाद दिया गया है the chief economic advisor aids the concerned departmental office in this process.
Leaving aside the tax receipt, the other sources of the revenue which go into the budget are the dividend paid by the PSU on the government shareholding. इसके अंदर इंक्लूड होते हैं इंटरिम डिविडेंड एंड द सेंट्रल रिसिप्ट ऑफ द अकाउंट ऑफ द डिवेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग. ठीक है, सो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो फिनेंस मिनिस्टर होते हैं एंड जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, ये दोनों मेन काम करते हैं बजट के अंदर. सो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, इट एड्स द कंसर्न डिपार्टमेंटल ऑफिस इन दिस प्रोसेस. लिविंग असाइड द टैक्स रिसिप्ट, मतलब कि टैक्स रिसिप्ट को छोड़ के एंड दूसरे जो सोर्सेस है जो कि रेवेन्यू के हैं, जो कि बजट में जाते हैं, आर द डिविडेंड दैट आर पेड बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, इंक्लूडिंग द इंटरिम डिविडेंड and the capital receipt on account of the divestment of the government shareholding. Now, beside the external receipt on account borrowing from an international agencies, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है जो इन्वेस्ट करती है, फिर ADB है, that is Asian Development Bank, so they are also estimated and included in the assessment of the gross budgetary resources of various program under the various ministries. एक्सपेंडिचर साइड में क्या होता है, वेरियस मिनिस्ट्री प्रोवाइडिंग द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द प्लान एंड द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. नाउ यहाँ सब जगह से तो रेवेन्यू आया, जिसने भी दिया, जो भी चीजें ऐड हुई. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसका खर्चा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होगा. सो द मिनिस्ट्री डिस्कस द प्लान एक्सपेंडिचर विद द प्लानिंग कमीशन. द प्लानिंग कमीशन allocates the resources for continuing the plan program. After the estimation of the income and expenditure of the government, the concept revenue deficit is brought into the focus to discuss at its cause of major concern of the government of India. अब revenue deficit क्या होता है? Revenue deficit indicate the excess of expenditure over the receipt in the revenue budget of the government. जितना revenue budget है उसके अंदर जितना भी excess spend किया है. So the revenue deficit means that the government is not able to finance its day-to-day expenses or what we called as the current expenditure out of its normal revenue sources like taxes. Now, in India, the central government budget has a surplus until 1977, but in 78 budget, the revenue deficit appeared for the first time. Since then, there is a revenue deficit in all the years and the government is borrowing to finance the revenue deficit. Now, borrowing this year to finance the revenue deficit will create the interest payment in future. उसके कारण interest payment बढ़ेंगे, which is revenue expenditure. Now, increasing, जितना ज़्यादा borrowing increase होगा, interest payment increase होंगे, revenue deficit होगा and borrowing explain the vicious circle of the debt. And इसके कारण ये जो उधारी का सर्कल है वो चलता रहेगा for the government. In this way, the interest payment become the largest expenditure item for the government. So, a high revenue deficit gives a warning signal to the government to either curtail its expenditure or increase its revenue. तो जो high revenue deficit होता है वो government को कहता है कि या तो अपने expenditure को कम करो, curtail your expenditure or increase your revenue. The government missing its fiscal deficit target for the year means that either the revenue is collected fell short or the expenditure was higher than planned. ठीक है, तो अगर fiscal deficit आता है तो उसका मतलब होता है कि द गवर्नमेंट मिसिंग इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट अगर नहीं मीट कर पाते हैं तो उसका मतलब होता है कि या तो जितना रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट किया है वो शॉर्ट है अपने प्रोजेक्शन से, या जितना खर्चा किया है वो प्लान्ड से ज़्यादा हो गया है. ऑन द अदर हैंड, इट कैन बी सेड that the revenue deficit can be controlled by the government by reducing the expenditure and by increasing its receipt from the various sources of tax. Data for the first 8 months of 2017-18 show that the government revenue deficit has widened at an alarming pace. Now, the revenue deficit is the gap between the government revenue expenditure and the revenue receipt. While the revenue expenditure increased in April-November 2017 by over 13% over the same period of 2016, the government revenue receipt is increased by less than 2%. सो ये जो पूरा पैसेज है वो बजट के बारे में है एंड देन डिफाइन किया गया है कि इनकम एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, डेफिसिट, ये सारी टर्म्स क्या होती है. ऑलराइट, सो पूरा इकोनॉमी बेस्ड यहाँ पे पैराग्राफ था. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू विच गोज इनटू द बजट. बजट में इनमें से कौन सी चीज है जो कि रेवेन्यू में ऐड होती है. टैक्स रिसिप्ट ऐड होता है, कैपिटल रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ द डाइवेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, जितनी गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है वो भी ऐड होता है. डिविडेंड पेड बाय द PSU ऑन द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, वो भी रेवेन्यू के अंदर काउंट होता है. एंड द इंटरिम डिविडेंड पेड बाय द PSU ऑन द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग. तो ये सारी चीजें ऐड होती है, तो इसके अंदर राइट आंसर होगा ई, ऑल ऑफ द अबव. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर. जो एक्सपेंडिचर का डिपार्टमेंट है उसका क्या फंक्शन है. असेसिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द डिफरेंट सेंट्रल टैक्सेस. नहीं, एक्सपेंडिचर का जो डिपार्टमेंट है उसका रेवेन्यू से कुछ लेना देना नहीं है.
असेसमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर एस्टिमेट फॉर द करंट एंड द नेक्स्ट ईयर, यस ये काम है. असेसिंग द रिसोर्सेज ऑफ द PSU, ये भी काम है. सो द राइट आंसर विल बी D, ओनली 2 and 3. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म रेवेन्यू डेफिसिट मीन. ठीक है, क्लियर डेफिनेशन दी गई है एंड आपको बताना है रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब होता है. सो व्हेन द गवर्नमेंट फेल्स टू टेक केयर ऑफ द डेली एक्सपेंसेस थ्रू द रेवेन्यू सोर्सेज लाइक टैक्सेस. ठीक है, जब वो अपने रेवेन्यू की केयर नहीं कर पाते हैं एंड एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, तब वो कहलाता है रेवेन्यू डेफिसिट. सो दिस इज द राइट डेफिनेशन. When the government run out of the finance and has to borrow from the agency, नहीं. The government face a state of cash crunch through which it is able to maintain, no. The government imposes unjustified amount of taxes on the people to overcome, ये नहीं होता है. Revenue deficit का मतलब होता है, क्लियर मतलब यही होता है when the government fails to take care of the daily expenses, जो उनका खर्चा है अगर वो उसकी केयर नहीं कर पाते हैं through the revenue sources like taxes. इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज डू द पीपल डू टू फुलफिल देयर वांट आफ्टर दे रन आउट ऑफ देयर बजट. जब नॉर्मल पब्लिक अपने बजट के बाहर चली जाती है तो वो अपनी डे टू डे लिविंग को मैनेज करने के लिए क्या करती है. ऑफ कोर्स वो किसी से मनी लेती है. ठीक है, यानी कि डेट, उधारी हो जाती है. सो पीपल ट्रेंड टू कंफ्यूज बिटवीन द नीड एंड वांट एंड एंड अप कन्वर्टिंग देयर नीड इनटू वांट. ये बात सही है, लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट डू पीपल डू टू फुलफिल देयर वांट. वो अपनी वांट को पूरी करने के लिए क्या करते हैं, तो ये नहीं होगा. People work hard to and try to earn more to fulfill their want which become their need, ये नहीं है. People take credit to fulfill their want and end up in the troublesome debt, ये है. जब वो एक्सेस में खर्चा कर देते हैं तो उस टाइम क्या होता है, फिर वो उधारी लेते हैं एंड फिर वो ट्रबल वाली सिचुएशन में आ जाते हैं. ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे दिया गया है कि इन हाउ डिड द ईयर 1978 बिकम अ बेंचमार्क विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट. क्यों ये बेंचमार्क बन गया, बिकॉज इससे पहले कोई भी डेफिसिट नहीं था. दिस वाज द ईयर जब ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई. सो द बजट इन दिस ईयर अकाउंटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरप्लस, नो. द फाइनेंशियल बजट इन दिस ईयर वॉज नॉट प्रेजेंटेड, नो. इंडिया सॉ अ रेवेन्यू डेफिसिट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इंडिया ने सबसे पहली बार जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो देखा था 1978 में. तो क्लियरली पैसेज में दिया गया है that India saw the revenue deficit for the first time in the year and from this year and after this time the revenue deficit occurred in all years, जो कि अभी तक चल रहा है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the most similar word given to the aids. ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है aids. ये रहा, द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एड द कंसर्न डिपार्टमेंट. तो ये जो वर्ड है एड, उसका क्या मीनिंग होगा. नाउ सी ऑप्शंस क्या क्या है. एड मतलब एम्पलीफाई और बढ़ा देना, नहीं. एड मतलब असिस्ट. तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो असिस्ट करता है. सो असिस्ट विल बी दी राइट आंसर. एक्सपैंड नहीं होगा, बोरो नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा. ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, जो कि इंटरिम की जगह यूज किया गया है. ठीक है, इंटरिम का मतलब पहली बात तो होता है एक पर्टिकुलर पीरियड, जो प्रोविजनल पीरियड ऑफ टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम बजट. ठीक है, तो इंटरिम पीरियड. एंड नाउ इससे हमें बताना है ऑपोजिट वर्ड. इसके ऑपोजिट वर्ड कौन सा होगा. सो मिडिवल, ये भी एक टाइम होता है. टेंटेटिव मतलब नॉट फिक्स्ड. इंटरवल, ठीक है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो ये इसका सिनोनिम हो गया, तो ये नहीं. इंटरिम मतलब टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग बोल सकते हैं, तो इसका ऑपोजिट होगा परमानेंट. ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट और नॉट. अगर कोई एरर होगी किसी पार्ट में तो वो बताना है, अदरवाइज अगर किसी में एरर नहीं होगी तो आपका आंसर होगा ई, नो एरर. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस. नाउ यहाँ पे देखो, जब भी इस तरह का सेंटेंस यूज किया जाता है एक पूरी पार्टी की बात हो रही है. ठीक है, द रूलिंग पार्टी जो कि बिल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए खड़ी हुई थी. सो द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक. देयर नहीं आएगा, पूरी पार्टी को एज अ होल कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा वॉज रेडी टू स्टेक इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंट आएगा. तो एरर जो है वो डी पार्ट में है, यहाँ पे आएगा इट्स पॉलिटिकल स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी थ्रू सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट एट डिफरेंट लेवल इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी थ्रू सुपीरियर. अब जब भी थ्रू यूज होता है, ठीक है, थ्रू सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट यहाँ पे बोला गया है. सिंस यहाँ पे ट्रांसफर की बात हो रही है तो एक से दूसरे को ट्रांसफर होगी, तो यहाँ पे थ्रू वर्ड यूज नहीं होगा. डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम आएगा, फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. सो जो एरर है वो बी पार्ट के अंदर है. ऑलराइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
it must be noted that decentralization should be applied along with the caution as it can lead to organizational disintegration. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है इट मस्ट बी नोटेड, ये ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी अप्लाइड, यहाँ तक भी ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया गया है अलोंग विथ कॉशन एज इट कैन बी. ठीक है, शुड बी अप्लाइड. ना यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है अलोंग. अलोंग मतलब इसके साथ में ही आ गया. इस पार्ट के अंदर अलोंग नहीं यूज होगा. इट मस्ट बी नोटेड दैट डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी अप्लाइड विथ कॉशन एज इट कैन लीड टू द ऑर्गेनाइजेशनल डिसइंटीग्रेशन. तो सी पार्ट के अंदर एरर है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है sometimes when you are used to see a player in the commentary box over a long period you tend to forget what a great player he was. ठीक है, now यहाँ पे क्या लिखा गया है, सबसे पहले देखो sometimes when you are used to see a player नहीं होगा. जब to लगा दिया है तब यहाँ पे see a player verb नहीं आएगा. to के साथ ing form that is gerund हम लोग use कर लेंगे. so when you are used to seeing a player, sometimes when you are used to seeing a player in the commentary box over a long period you tend to forget what a great player he was. तो यहाँ पे एरर होगी बी पार्ट के अंदर. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है there is no one I have met or heard of whom I can consider knowledgeable. तो अभी तक मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा है या सुना है जिसको मैं knowledgeable मान सकूँ than my English teacher. ठीक है, so there is no one, यहाँ तक ठीक है. I have, यहाँ पे क्या लिखा गया, I have met or heard of, ये भी ठीक है. whom I can consider. अब बात क्या हो रही है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि मैंने आज तक ऐसा किसी को भी नहीं देखा जो कि बहुत नॉलेजेबल है लाइक माई इंग्लिश टीचर. सो देर इज नो वन आई हैव मेट और हर्ड ऑफ whom I can consider. तो यहाँ पे हम लोग एक डिग्री यूज करेंगे मोर नॉलेजेबल. अभी तक इतना इंटेलिजेंट, इतना नॉलेजेबल किसी को नहीं देखा देन माई. ठीक है, सो मोर दिस देन दैट, ऐसा वाला होता है ना. सो मोर नॉलेजेबल देन माई इंग्लिश टीचर विल बी द राइट आंसर. तो एरर है इसके अंदर सी पार्ट के अंदर. ओके, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन दिया, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट टू हैव अ थरली रीडिंग. थरली रीडिंग नहीं होगा, टू हैव अ थरो रीडिंग, यानी कि कंप्लीट रीडिंग, टोटल रीडिंग जो होती है. सो यहाँ पे जो राइट वर्ड यूज आएगा वो होगा थरो रीडिंग. सो एरर इज इन द सेकेंड पार्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्टेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल डिडंट हेसिटेट टू जॉइन द बास्केटबॉल टीम विच वॉज फुल ऑफ टॉल बॉयज. ठीक है, ना यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज की है कि आउट ऑफ ऑल द बॉय जो सबसे शॉर्टेस्ट बॉय है, द शॉर्टेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल नहीं होगा, द शॉर्टेस्ट बॉय इन द स्कूल होगा. सो एरर है फर्स्ट पार्ट के अंदर. ओके, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है, इन सच डेलिकेट मैटर वी ऑफन टेक हिज एडवाइस एज ही हैज बीन इफेक्टिवली हैंडलिंग सच केसेस फॉर अ डेकेड. इन सच डेलिकेट मैटर वी ऑफन टेक हिज एडवाइस एज ही हैज बीन सही है, इफेक्टिवली हैंडलिंग सच केसेस फॉर अ डेकेड. तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है. तो 15th के अंदर आंसर होगा ई, दैट इज नो एरर. 16th क्वेश्चन के अंदर हमको बताना है ब्लैंक में क्या आएगा. सबसे पहले दिया है एज द फेस्टिवल अप्रोचेस द नंबर ऑफ कस्टमर. जैसे जैसे फेस्टिवल क्लोज आता है द नंबर ऑफ कस्टमर विल हैव इंक्रीज नहीं, हैज इंक्रीजिंग नहीं, विल बी इंक्रीज नहीं, इंक्रीजेस. ठीक है, जैसे जैसे फेस्टिवल अप्रोचेस इंक्रीजेस. सो एज द फेस्टिवल अप्रोचेस द नंबर ऑफ कस्टमर, यहाँ पे राइट आंसर आएगा इंक्रीजेस. इसके बाद नेक्स्ट ब्लैंक दिया गया है, यू हैव टू चूज द राइट आंसर. नाउ सबसे पहले है दैट यू विल हैव टू अंडरगो अ डैश ऑफ टेस्ट. ठीक है, यू विल हैव टू अंडरगो अ डैश ऑफ टेस्ट बिफोर द इंटरव्यू. अ लार्ज ऑफ टेस्ट, अ सीरीज ऑफ टेस्ट. इंटरव्यू में जाने से पहले यू विल हैव टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ टेस्ट. अ डिजाइन नहीं होगा, बुकलेट नहीं होगा, डेलीगेशन नहीं होगा. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दैट वन हैज टू बी वेरी डैश ड्यूरिंग द मॉनसून्स एज द रोड बिकम स्लिपरी. सो वन हैज टू बी वेरी स्मार्ट, नो, वन हैज टू बी वेरी कॉशियस. बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, राइट. सो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस ड्यूरिंग द मॉनसून एज द रोड बिकम स्लिपरी. सो राइट आंसर होगा बी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द जज यूज्ड हिज डैश इन सेटलिंग द मैटर. नो, टैक्टिक्स. द जज यूज्ड हिज डिस्क्रिशन. ठीक है, यहाँ पे जो राइट वर्ड यूज होगा वो रहेगा डिस्क्रिशन, बिकॉज टैक्टिक्स तो क्या होती है, एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है. डिस्क्रिशन का मतलब होता है समवन हु हैज फ्रीडम टू से एनीथिंग, फ्रीडम टू डिसाइड, एंड जज को तो होता ही है. ठीक है, सो द जज यूज्ड हिज डिस्क्रिशन. ब्रेन्स नहीं होगा, बायस नहीं होगा. टैक्टिक्स एक स्ट्रैटेजी होती है, जज स्ट्रैटेजी नहीं यूज करता है. सो द जज यूज्ड हिज डिस्क्रिशन इन सेटलिंग द मैटर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है the board members could not arrive at a dash regarding the employee. The board members could not arrive at a judgment. ठीक है, वो जजमेंट की टाइम नहीं आ पाए
रिगार्डिंग द एम्प्लॉय, कुड नॉट अराइव एट द प्रोग्रेस, एट द पॉलिसी, एट द डिसेंट, एट द एक्शन नहीं होगा. ऑलराइट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन द गिवन क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट. द फर्स्ट सेगमेंट इज फिक्स्ड. रिमेंबर ये जो बोल्ड में दिया गया है उतना पहला सेगमेंट यहाँ तक फिक्स रहेगा. अब आपको क्या करना है, आगे जो स्टेटमेंट है वो सब पैरा स्टेटमेंट है, दैट इज उनको जंबल कर दिया है, जंबल्ड सेंटेंस है, उसको मिला के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है कि क्या इसके अंदर राइट ऑर्डर होगा. ठीक है, जैसे कि पैरा जंबल्स होते हैं वैसे ही ये क्या है, जंबल्ड सेंटेंसेज है. एंड आपको अब एक अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है कि इसमें क्या आएगा. सो इट वॉज हार्ड फॉर द अफगान्स, इट वॉज हार्ड फॉर द अफगान्स, पता चल रहा है इसके बाद टू ही आएगा. सो इट वॉज हार्ड फॉर द अफगान्स टू विथस्टैंड द वेव आफ्टर द वेव ऑफ एनिमी अटैक. तो स्टार्ट कहाँ से होगा, क्यू से. क्यू से स्टार्ट होने वाला सिर्फ ये एक ही है, तो इसको चेक कर लेते हैं. इट वॉज हार्ड फॉर द अफगान्स टू विथस्टैंड द वेव आफ्टर द वेव ऑफ एनिमी अटैक एंड द इनडिफरेंस ऑफ द एलाइज टूवर्ड देयर प्लाइट फर्दर वर्सनड द सिचुएशन leading to the subtle plummeting of the morale. So ये एकदम राइट आंसर है, QSRP. ओके. नेक्स्ट दिया है, द फेडरेशन वॉज कीन ऑन मेंटेनिंग एन. रिमेंबर एन है तो इसके बाद मतलब जो भी स्टार्ट होगा वो ऑफकोर्स वॉवल आएगा. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एन का यूज किया है. सो द फेडरेशन वॉज कीन ऑन मेंटेनिंग एन. एक्सक्लूसिव से स्टार्ट हो सकता है, सेग्रेशनल से नहीं होगा. एन नहीं आएगा एंड कॉजिंग नहीं आएगा. तो ऑब्वियसली देखिए पता चल रहा है एन है तो ई से स्टार्ट होगा. ठीक है, सो स्टार्टिंग वाला कौन सा है, पी. नाउ पी के साथ दो है, पी आर एंड पी क्यू. चेक करते हैं. द फेडरेशन वॉज कीन ऑन मेंटेनिंग एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोफाइल एंड थस इंट्रोड्यूस. अब उन्होंने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया, क्या आएगा, थस इंट्रोड्यूस. कॉजिंग का सडन नहीं होगा, थस तो एस नहीं आएगा. थस इंट्रोड्यूस ओनली पॉलिसी फॉर द न्यू एंट्रेंस. आर आएगा, पी आर. कॉजिंग अ सडन आउटक्राई अगेंस्ट, अब क्यू आएगा, अगेंस्ट द सेग्रेशनल पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द प्राइमर ऑर्गेनाइजेशन. सो पी आर एस क्यू जो है, पी आर एस क्यू इसके अंदर राइट ऑर्डर होगा. ओके. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंस बिल वॉज डिलेड. इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंस बिल वॉज डिलेड. अब क्या आएगा, बजट एलोकेशन नहीं, डिबेटिंग ओवर द रिन्यूअल ये भी नहीं होगा. सो इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंस बिल वॉज डिलेड by a week. कितना डिले हुआ, ओके. सो दिस इज द हिंट दैट इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंस बिल वाज डिलेड बाय अ वीक एज द लॉ मेकर्स वर बिजी. कहाँ बिजी थे, बिजी डिबेटिंग. ठीक है, तो आर के बाद क्या आ जाएगा, क्यू. सो आर क्यू वाला एक ही ऑप्शन है, आर क्यू पी एस. पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. ओके. इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एज द फाइल्स वर बीइंग अरेंज्ड. एज द फाइल्स वर बीइंग अरेंज्ड, किस मैनर में अरेंज हुई है, इनटू अ स्टैक. फाइल कैसे अरेंज हुई, ऐसे स्टैक में, एक के ऊपर एक. So as the files were being arranged into a stack, that is R से स्टार्ट होने वाला एंड ये एक ही है, तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है. अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा देख सकते हैं, अदरवाइज दिस इज द राइट सीक्वेंस. सो as the files were being arranged into a stack, the butler came एंड फिर उसके बाद S आएगा, the butler came across the information about several of the family heirlooms. उसके बाद Q आएगा, which were believed to have been lost for the several decades now. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली. ठीक है, अब यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली. कहाँ पे, इन द स्टेट विच वॉज. ठीक है, तो ये कंटिन्यूशन में ही है, दैट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली इन द स्टेट विच वॉज. तो पी राइट है, पी से स्टार्ट होने वाले तीन है. नाउ द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली इन द स्टेट विच वॉज, इसके बाद क्या आना चाहिए, विच वॉज ऑलरेडी मैड विद द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. दैट इज पी के बाद आर आना चाहिए, इंस्टेबिलिटी. फिर आर के बाद आएगा इंस्टेबिलिटी वॉज फॉलोड बाय अ प्रोलॉन्ग टग ऑफ वॉर सीजिंग द पावर. ठीक है, तो पी आर क्यू एस जो है वो इसके अंदर राइट ऑर्डर होगा. सो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन क्वेश्चन एन ईडियम और अ फ्रेज इज हाईलाइटेड इन द बोल्ड. आपको उसका मीनिंग बताना है. सो रिमेंबर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसके लिए जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं वो आपको आने चाहिए. मेक श्योर कि आप डेली ईडियम्स एंड फ्रेजेस प्रैक्टिस करो. डेली न्यू 30 वर्ड्स आप प्रैक्टिस करो. ठीक है, 30 अगर ज़्यादा होता है तो 10 वर्ड्स भी एटलीस्ट प्रैक्टिस करो. जो भी वर्ड आप प्रैक्टिस करो, मेक श्योर कि आपको उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम एंड उनके सेंटेंसेस जो फॉर्म होते हैं वो पता होना चाहिए. दीज 2 थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर वोकैब सेक्शन इन इंग्लिश. ओके. नाउ यहाँ पे दिया गया है, यू मस्ट नॉट वेस्ट योर लीजर टाइम डूइंग नथिंग, रादर देन यू शुड एंगेज योरसेल्फ इन सच एक्टिविटी दैट विल ब्लो ऑफ स्टीम. नाउ यहाँ पे सबसे पहला जो फ्रेज यूज किया गया है, ब्लो ऑफ स्टीम, तो उसका क्या मतलब होता है कि टू एक्सप्रेस दी वंस एंगर.
एक तरह का मतलब टेंशन रिमूव करना, ठीक है, जो एंगर होता है उसको कम करना, ठीक है, एक जो रिलीफ वाली सिचुएशन होती है उसको हम बोल सकते हैं रिलीफ सिचुएशन, उसको हम लोग कह सकते हैं टू ब्लो ऑफ द स्टीम। तो एंड रिचार्ज यू फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, तो इसका क्या मीनिंग होगा? रिलीज द सरप्लस एनर्जी, टेक द स्टीम बाथ टू मेक समवन फिजिटी, नहीं ये नहीं होगा। टू एक्सरसाइज द ब्रेन टू कॉज द डिस्ट्रेस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू रिलीज द सरप्लस एनर्जी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है आई होप यू पार्डन माई फ्रेंच, ठीक है, यहाँ पे फ्रेज यूज किया है पार्डन माई फ्रेंच, इसका मतलब होता है टू एक्सक्यूज, है ना, टू पार्डन मीन्स टू एक्सक्यूज। पार्डन माई फ्रेंच दैट आई यूज्ड ड्यूरिंग द सीरियस एंड द इंटेंस डिस्कशन वी वर हैविंग येस्टरडे, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। एक्सक्यूज माई यूज ऑफ इनकरेक्ट फ्रेंच, नहीं, एक्सक्यूज माई इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, जो गलत लैंग्वेज में बात करी उसको एक्सक्यूज करना। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया गया है द टीचर लुक्ड ओवर माई होमवर्क एंड फाउंड इट वेरी वेल पुट टुगेदर, तो टीचर लुक्ड ओवर माई होमवर्क मतलब वॉच्ड, पाइनर्ड, सस्पेक्टेड, बी लिटल्ड, एग्जामिन्ड, ठीक है। सो लुक्ड ओवर का करेक्ट मतलब होगा एग्जामिन्ड। और अगर आपको नहीं भी पता चलता है तो जब भी इडियम्स एंड फ्रेजेस डायरेक्ट आते हैं तो उसका मीनिंग निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर जब ये सेंटेंसेस के साथ में आते हैं तो ऑब्वियसली उसका मीनिंग पता करना बहुत ईजी होता है, राइट। नेक्स्ट दिया है आई हर्ड इट ऑन द ग्रेप वाइन दैट द वैकेंसीज आर गोइंग टू बी इंक्रीज दिस ईयर फॉर मेनी पोस्ट, ठीक है। हर्ड इट ऑन द ग्रेप वाइन का क्या मतलब होता है कि सुना है बातों बातों में, ग्रेप वाइन मतलब कि ऐसे ही वाइन पीते पीते जो बोल देते हैं, ठीक है, दैट इज गॉसिप के अंदर सुना है, नॉट श्योर, टेम्पररी एक न्यूज है। सो आई हर्ड इट ऑन द ग्रेप वाइन दैट द वैकेंसीज आर गोइंग टू इंक्रीज दिस ईयर फॉर मेनी पोस्ट, तो क्या क्या ऑप्शंस इसके दिए गए हैं? टू हियर सम ऑफिशियल न्यूज अबाउट समथिंग, नहीं। टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट समथिंग, नहीं। टू एक्वायर द इन्फॉर्मेशन बाय द अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, सो ये इसके अंदर राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दैट द प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल व्हेन द गार्ड्स वरंट लुकिंग, सो द प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल मतलब रेज्ड, नहीं, सरेंडर्ड, नहीं, एस्केप्ड, ठीक है। सो द प्रिजनर एस्केप्ड आउट ऑफ द जेल व्हेन द गार्ड्स वर नॉट लुकिंग, सो क्लियरली यहाँ पे देख के ही पता चल रहा था कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द इंग्लिश सेक्शन, बहुत ही इजी पेपर था। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपका ग्रामर पे एंड वोकैब पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए इस तरह का इंग्लिश पेपर अटेंड करने के लिए, ऑलराइट। नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज ऑफ रीजनिंग एबिलिटी। सो रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चंस आते हैं एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो इसके अंदर 20 मिनट का सेक्शनल टाइम रहता है, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है इन इफ ईच ऑफ द वॉवल इन द वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तो 1 बाय 1 प्रोसीड करो। आपको यहाँ पे दिया है नाइसली, वॉवल को नेक्स्ट कर दो, आई की जगह जे आ जाएगा, ई की जगह एफ आ जाएगा, राइट। एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट प्रीवियस लेटर में होगा तो ये एम हो जाएगा, ये सी की जगह बी हो जाएगा, यहाँ पे एल की जगह के आएगा एंड वाई की जगह एक्स आ जाएगा, ठीक है। देन द अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज एंड देन द अल्फाबेट आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसके बाद जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा, फिर एफ आ जाएगा, फिर के, नो, फिर जे आएगा, फिर के आएगा, देन यहाँ पे एम होगा एंड एक्स होगा, ऑलराइट। अब आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ये है लेफ्ट साइड 1 2 3 4, सो के इज द फोर्थ लेटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ वी चेंज द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लोवेस्ट, ओरिजिनल नंबर आपको बताना है, ठीक है। सब में क्या किया है, फर्स्ट एंड सेकंड इंटरचेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा 468, फिर हो जाएगा 834, फिर होगा 926, फिर ये तो 444 ही रहेगा, फिर होगा 673 एंड लास्ट में हो जाएगा 251। एंड अब यहाँ पे क्या बताना है, थर्ड लोवेस्ट नंबर कौन सा है। सो दिस इज द फर्स्ट लोवेस्ट, फिर 444 इज द सेकेंड लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट इज 468 एंड सिंस आपको ओरिजिनल नंबर बताना है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 648, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है if in each number 2 is added to the first digit henceforth the first and the third digit are interchange, पहले क्या करना है, 2 is added to the first digit, पहले सबके फर्स्ट डिजिट में 2 ऐड करना है एंड देन द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ इंटरचेंज करना है, तो इसमें 2 ऐड कर दूँ तो 8 हो जाएगा, तो ये तो सेम ही रहेगा 848, इसमें 2 ऐड कर दूँ तो ये 5 हो जाएगा, फिर थर्ड के साथ इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 485, इसमें 2 ऐड करूँ तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 694, फिर 2 ऐड करूँ तो ये क्या हो जाएगा 446 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर इसमें 2 ऐड करूँ तो 9, 3 आगे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 369 एंड इसमें 2 ऐड कर दूँ तो 7, तो ये बन जाएगा 127, ठीक है।
ये कर दिया. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट. सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा? दिस इज द फर्स्ट लार्जेस्ट एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट. 694. 694 मतलब ओरिजिनल नंबर इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? 296. तो ये इसका राइट आंसर होगा. इसके बाद पूछा गया है इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द नंबर विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट. तो पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग मतलब सबसे छोटा आ जाएगा 296, उसके बाद यहाँ पे रहेगा 384, 23, फिर आएगा 444, फिर आ जाएगा 521, उसके बाद आएगा 648 एंड लास्ट में आ जाएगा 763. ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, मतलब छोटे से बड़ा. एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट 444 एंड द नंबर विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट दैट इज 648. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 40204 का डिफरेंस आएगा. ठीक है. फिर पूछा इफ 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द इवन डिजिट देन हाउ मेनी नंबर्स हैव द रिपीटेटिव डिजिट. जितने भी इवन हैं, इफ 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द इवन डिजिट. एक चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर आपने ये वीडियो देख रखा है तो आपको आइडिया होगा कि जो नंबर होता है, जब भी नंबर की बात की जाती है तो हम 648 एज अ होल नंबर कंसिडर करते हैं, पर जब डिजिट की बात की जाती है तो हर एक इंडिविजुअल नंबर दैट इज हर एक इंडिविजुअल डिजिट को हम लोग कंसिडर करेंगे. तो अब यहाँ पे बोला है 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द इवन डिजिट देन हाउ मेनी नंबर्स हैव द रिपीटेटिव डिजिट. तो हर इवन में से 1 सबट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये होगा 5. देन यहाँ पे 1 सबट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 3, ये आएगा 7. सिमिलरली ये तो 3 रहेगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, यहाँ आएगा 1, ये 9 रहेगा, ये हो जाएगा 5. दिस विल बी 333. यहाँ पे 7 रहेगा, ये 5 होगा, ये 3, इसमें 5 होगा, ये होगा 1 1. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी नंबर्स हैव द रिपीटेटिव डिजिट. कितने ऐसे नंबर्स है जिसमें रिपीटेटिव डिजिट है? इसमें 3 2 बार आ रहा है, इसमें भी 3 2 बार आ रहा है एंड इसमें 1 2 बार आ रहा है. दैट इज 3 ऐसे नंबर्स है जिसके अंदर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. Next question is what is the resultant of the first digit from the right side? What is the resultant of the first digit from the right side of the second highest number? First digit from the right side of the second highest number. सबसे पहली बात तो इसमें second highest number कौन सा है? 763 and 648 है. 648 है वो second highest number है. And the resultant of the first digit from the right side. First digit from the right side कौन सा हो जाएगा? 8 because ये left side से ये right side से. तो 8 is divided by the second digit from the right side of the fourth lowest number. fourth lowest number कौन सा है? 1 2 3 4th. fourth lowest number ये है एंड इसमें क्या बताना है? the second digit from the right side. तो 1 and 2 ये हो गया second digit. 8/2 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4. सो ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको एक पजल दे रखी है, आपको इसको अरेंज करना है एंड बताना है कि इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा. ठीक है. सो जितने भी पॉसिबल केसेस बनते हैं वो सारे आपको लेके चलने हैं एंड लास्ट में आपको एक पजल फॉर्म करनी है. मेक श्योर कि ये जो पजल वाले क्वेश्चंस होते हैं इसको आप लोग बहुत बार सॉल्व नहीं करोगे. सिंपली आपको एक क्वेश्चन को एक ही बार सॉल्व करना है. क्या बोला गया है? 12 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेन 6 पीपल इन ईच इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट रो. इन रो 1 M से लेके R तक बैठे हैं एंड दे ऑल आर फेसिंग साउथ. ठीक है. तो MNOPQR ये बैठे हैं, MNOPQR 6 लोग, इस ऑर्डर में नहीं है. ठीक है. एंड यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं? ABCDE एंड F. ये 6 लोग हैं जो कि नॉर्थ देख रहे हैं इन सच अ वे कि ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. ये रो 1 है, ये रो 2 है, इसके सारे मेंबर साउथ देख रहे हैं, इसके सारे मेंबर नॉर्थ देख रहे हैं. नाउ 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन M and N. नीदर ऑफ देम इज एट द कॉर्नर. ठीक है. कोई भी कॉर्नर में नहीं है एंड इनके बीच में 2 पर्सन है. तो अगर M यहाँ ले लूँ तो 2 पर्सन N यहाँ आएगा, या फिर एक ही केस और बन सकता है 5 6. अगर N यहाँ ले लूँ तो 2 पर्सन बैठेंगे तो M यहाँ आएगा बिकॉज दोनों में से कोई भी कॉर्नर में नहीं बैठेगा. ऑलराइट. नीदर ऑफ देम इज एट द कॉर्नर. द वन हु इज फेसिंग D इज द नेबर ऑफ N. N का जो नेबर है वो D को फेस कर रहा है. अब N का ये नेबर भी D को फेस कर सकता है, N का ये भी कर सकता है. सिमिलरली N का ये नेबर भी D को फेस कर सकता है, N का ये भी नेबर D को फेस कर सकता है. O इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q. O इज नॉट द नेबर ऑफ N. O जो है वो N का नेबर नहीं है, तो मतलब यहाँ कहीं नहीं आएगा. सो O या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा. एंड इसमें क्या बोला है? O इज नॉट द नेबर ऑफ N एंड O इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q. Q के सेकेंड राइट में है. सिंस यहाँ पे सब साउथ देख रहे हैं. ठीक है. तो अगर Q के सेकेंड राइट में, मतलब कि Q यहाँ लेंगे, सी अगर Q यहाँ लेते हैं तो ये इसका फर्स्ट एंड ये इसका सेकेंड राइट, O यहीं पे आएगा. एक ही कंडीशन है बिकॉज O N के पास नहीं आ सकता है. ठीक है. O इज नॉट द नेबर ऑफ N. एंड इसमें क्या होगा? सिंस ये साउथ देख रहे हैं तो O N का नेबर नहीं होगा. दैट इज इसके अंदर Q यहाँ आएगा एंड O इसके सेकेंड राइट में दैट इज यहाँ आएगा बिकॉज O इधर नहीं आ सकता है. ऑलराइट. यही कंडीशन बचेगी.
फिर दिया है द वन हु इज फेसिंग ओ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जो ओ को फेस कर रहा है वो एफ के सेकेंड लेफ्ट में है। सिमिलरली इधर जो ओ को फेस कर रहा है वो एफ के सेकेंड लेफ्ट में, यहाँ तक हुआ। फिर दिया है मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी के बीच में 2 से ज़्यादा लोग हैं। मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड द वन हु इज फेसिंग एम, जो एम को फेस कर रहा है एंड ई के बीच में भी ज़्यादा लोग हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ आर इज फेसिंग बी, आर का जो इमीडिएट नेबर है, अब यहाँ पे आर कहीं पे भी आ सकता है, वो बी को फेस कर रहा है। पी इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो पी जो है वो किसी भी एंड में नहीं बैठ रहा है, तो पी एंड में नहीं बैठेगा, दैट इज आर यहाँ बैठेगा तो पी यहाँ होगा। सिमिलरली पी एंड में नहीं बैठेगा तो पी यहाँ होगा एंड आर यहाँ आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या बोला है, आर की भी एक कंडीशन थी दैट द इमीडिएट नेबर ऑफ आर इज फेसिंग बी, आर का जो इमीडिएट नेबर है दैट इज ये एन जो है वो बी को फेस कर रहा है एंड यहाँ पे भी एन जो है वो बी को फेस कर रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी देखेंगे अगर हम मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड सी, तो 2 लोग, तो यहाँ एफ है दैट इज इस केस के अंदर सी यहाँ पे आएगा। ऑलराइट, अब क्या बोला है, सारे वापस चेक करते हैं। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एन, यहाँ पे भी सही है, ये यहाँ पे भी सही है। देन नीदर ऑफ देम इज एट द कॉर्नर, दोनों कॉर्नर पे नहीं है। द वन हु इज फेसिंग डी इज द नेबर ऑफ एन, जो डी को फेस कर रहा है वो एन का नेबर है, एन का नेबर ये है एंड एन का नेबर मतलब कि या तो डी इधर आएगा या डी इधर आएगा, अभी हम लोग डी के लिए श्योर नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जो एन का नेबर है दैट इज या तो यहाँ भी डी आ सकता है या यहाँ भी डी आ सकता है, वो भी कंडीशन अब भी श्योर नहीं है। ओ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, यहाँ पे आ गया, वो सही है। ओ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू एंड ओ इज नॉट द नेबर ऑफ एन, ओ एन का नेबर नहीं है, यहाँ पे भी ओ एन का नेबर नहीं है। द वन हु इज फेसिंग ओ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये सही है। मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन सी एंड बी, वहां तक भी हो गया। मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड वन हु इज फेसिंग एम, तो एम को ये फेस कर रहा है, इसके और ई के बीच में भी 2 से ज़्यादा लोग होंगे, दैट इज ई यहाँ आएगा। अगर ई यहाँ आएगा तो डी यहाँ आएगा। सिमिलरली मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड द वन हु इज फेसिंग एम, एम को फेस कर रहा है एफ, ये ऐसे है, एम को फेस कर रहा है एफ, तो इसके और ई के बीच में 2 से ज़्यादा लोग होंगे, दैट इज ई यहाँ आएगा। तो इस केस में अगर ई यहाँ आएगा तो डी यहाँ आएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे सिर्फ ए की पोजीशन खाली बची है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा ए, एंड इसमें भी क्या है कि बी एंड सी के बीच में 2 से ज़्यादा लोग बैठेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एंड एक कंडीशन दे रखी है, तो सी यहाँ पे बी है तो 2 से ज़्यादा लोग होंगे, दैट इज सी यहीं पे आएगा इस केस के अंदर, राइट। तो सी अगर यहाँ आएगा तो इसके अंदर भी ए यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब ये 2 केसेस बन रहे हैं एंड हमको अब इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को आंसर करना है। यहाँ पे एक मिनट, एक कंडीशन देखो क्या लिखा है, ओ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। तो ओ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये ओ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो ओ यहाँ है एंड 4th पे है, एंड यहाँ पे 4th पे कौन सा है ए, तो ओ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ नहीं आ रहा है। द वन हु इज फेसिंग ओ, जो ओ को फेस कर रहा है दैट इज ओ को कौन फेस कर रहा है ए, वो एफ के सेकेंड लेफ्ट में आना चाहिए पर वो फर्स्ट लेफ्ट में, तो ये कंडीशन एलिमिनेट हो जाएगी। तो उस केस में सिर्फ जो राइट आंसर बचेगा वो यही वाली कंडीशन होगी। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर करने हैं, तो हम लोग एक बार वापस ये अरेंजमेंट बना देते हैं। 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये किस तरह से अरेंज हुए हैं, सी यहाँ पे 12 पर्सन है, ठीक है, 11 एंड 12। तो इनका क्या अरेंजमेंट है, पहले ओ है, उसके सामने आ जाएगा सी, फिर एम है, देन आएगा ए, देन क्यू है, फिर आएगा एफ, उसके बाद क्या दिया है, क्यू एफ हो गया, फिर पी डी एन बी आर ई। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा पी डी, फिर ये होगा एन, तो इसके साथ यहाँ पे आएगा बी, एंड ये जो लास्ट है यहाँ पे आर होगा, एंड ये ई। नाउ द क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ओ बी आर सी ई। ओ है, फिर आर ई सी, ये सारे कॉर्नर पे, बी कॉर्नर पे नहीं है। हु इज फेसिंग पी, पी को कौन फेस कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। हाउ मेनी पर्सन इज देयर बिटवीन ओ एंड एन, इनके बीच में 3 लोग हो जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू साउथ देख रहा है तो थर्ड लेफ्ट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आंसर हो जाएगा आर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर, क्यू एंड डी अगर एक पेयर है, मतलब इसके फेसिंग के पास वाला बी एंड पी, बी इसके फेसिंग के पास वाला ए एंड एम है, ए एंड एम ऑपोजिट है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को पढ़ो एंड ये बॉक्स पजल अगेन आपको दे दी गई है, सो आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू वी आर 8 बॉक्सेस, दे आर अरेंज इन सच अ मैनर दैट द बॉक्स 1 इज केप्ट एट द बॉटम। तो 8 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऑलराइट, 8 बॉक्सेस आर देयर।
R is box number 3, यहाँ पे भी लिख देते हैं R is box number 3, only 2 boxes are there between the box R and V, सिर्फ 2 ही बॉक्स होंगे R and V के बीच में, सो ऑब्वियसली V भी यहाँ आएगा। फिर बॉक्स W lies immediately above the box Q, only 1 box is there between T and U, बॉक्स T lies box above U, जो T है वो U के ऊपर है पर immediately above का नहीं पता है। only 1 person lives between the box R and S, now यहाँ पे देखो R and S के बीच में एक पर्सन आएगा, तो S यहाँ पे भी हो सकता है, S यहाँ होगा या S यहाँ भी होगा, इस केस में S यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। बॉक्स S इज समवेयर बिलो T, T के नीचे आएगा S, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, ओनली 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन द बॉक्स R and V, वो हो गया। बॉक्स W लिव्स इमीडिएटली अबव द बॉक्स Q, तो Q एंड W इमीडिएटली एक दूसरे के पास में आएंगे, या तो यहाँ पे आएंगे या यहाँ आएंगे या 1 2 पे भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर बॉक्स क्या दे रखा है, बॉक्स W लिव्स इमीडिएटली अबव द बॉक्स Q, ये कंडीशन होगी। ओनली 1 बॉक्स इज देयर बिटवीन द T एंड U, T एंड U के बीच में एक ही बॉक्स होगा, ठीक है। ओनली 1 बॉक्स इज देयर बिटवीन द बॉक्स T एंड U, और जो T है वो U के ऊपर आएगा, तो क्या कंडीशन है, T यहाँ आके U यहाँ आ जाए, नहीं ये भी कंडीशन नहीं हो सकती है। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बॉक्स R एंड S एंड S इज समवेयर बिलो T, S जो है वो T के नीचे है, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करें, मान लो अगर मैं 8 पे, अगर मानो मैं यहाँ पे T करती हूँ तो डैश यहाँ पे तो U नहीं आएगा, अगर मैं 7 पे T करती हूँ डैश यहाँ पे U आएगा, यहाँ U आया तो क्या कंडीशन है कि R और S के बीच में एक पर्सन रहता है, तो ऊपर तो नहीं आ सकता, दैट इज S यहाँ आएगा, ठीक है। फिर क्या कंडीशन है कि जो W और Q है वो एक साथ आते हैं, तो इस कंडीशन में कहीं पे भी W Q एक साथ नहीं आ सकते, तो ये केस तो एलिमिनेट हो गया। अब इधर देखो, अगर R 3 पे है, V 5 पे है, ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि T और U के बीच में एक पर्सन है, T एंड U के बीच में यहाँ नहीं आ सकता। अब अगर मैं ये कंडीशन ले लूँ कि T इसके बीच में एक पर्सन, तो U यहाँ नहीं आएगा। मैं ये कंडीशन ले रही हूँ कि T 4 पे है, U 2 पे आया, ठीक है, T एंड U ऐसे हुए। R एंड S के बीच में एक पर्सन है और S जो है वो T के नीचे है, तो S यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या कंडीशन दी है कि जो W एंड Q है, W लिव्स इमीडिएटली अबव द बॉक्स Q, तो W यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा। अब इस कंडीशन में सिर्फ एक ही पोजीशन बची, वो होगी P की, सो दिस विल बी दी फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस आपको क्वेश्चन आंसर करने, क्या हमारा अरेंजमेंट बना था 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एंड जो बॉक्सेस अरेंज हुए थे उनकी क्या पोजिशन थी, W Q V P, सबसे पहले आएगा W Q, फिर V, फिर P, उसके बाद क्या था, T था शायद, हाँ T R U S, ठीक है, T, फिर थर्ड पे R U एंड S। हु अमंग द फॉलोइंग इज द 5th नंबर बॉक्स, कौन सा हो जाएगा, P। हु अमंग द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली बिटवीन R एंड S, कौन आ जाएगा, U। हु अमंग द फॉलोइंग इज दैट द टॉप मोस्ट बॉक्स, W। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, कौन कौन से, R V P S Q। R 3 पे है, V 6 पे है, Q 7 पे है, P 5 पे है, दैट इज सब की सब जो है वो ऑड नंबर पे है एक्सेप्ट V जो कि 6 पे है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगी। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन Q एंड U, तो Q एंड U के बीच में 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 7 टीचर्स है स्कूल के, उनके नाम दे रखे हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड केमिस्ट्री। ईच ऑफ देम टीचर्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, कोई भी पर्सन सेम डे नहीं पढ़ाता है, नो 2 पर्सन टीचर्स ऑन द सेम डे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे से लेके संडे तक। ना यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट है, एक मंडे को पढ़ाएगा टीचर, दूसरा ट्यूसडे को, फिर वेंसडे को, फिर थर्सडे को, फिर फ्राइडे को, सैटरडे एंड संडे। 7 डेज वीक के हैं, हर अलग अलग दिन अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है। 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, हिस्ट्री, इको एंड केमिस्ट्री। मिनिमम 2% टीचिंग्स ईच सब्जेक्ट, एंड हिस्ट्री इज दी ओनली सब्जेक्ट जिसको 3 लोगों ने पढ़ाया है, ठीक है। तो हिस्ट्री 3 लोग पढ़ाएंगे, इसका मतलब इको जो है वो 2 लोग पढ़ाएंगे, एंड जो केमिस्ट्री है वो 2 लोग पढ़ाएंगे, ऑलराइट। ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि जो भी टीचर जो हिस्ट्री पढ़ाएगा वो 3 होंगे, एंड 2 केमिस्ट्री हो जाएंगे, 2 इकोनॉमिक्स हो जाएंगे। सबसे पहले दिया है हिस्ट्री इज टॉट बाय गरिमा ऑन मंडे, मंडे को गरिमा पढ़ाएगी एंड हिस्ट्री पढ़ाएगी, क्लियर हो गया पूरा मंडे। उसके बाद लोकेश टीचर्स इकोनॉमी बट नीदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे, तो लोकेश इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा बट ट्यूसडे को नहीं पढ़ाएगा एंड सैटरडे को भी नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। फिर दिया है महेश टीचर्स ऑन संडे, यहाँ पे महेश पढ़ाएगा बट नॉट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। द वन हु टॉट इकोनॉमिक्स टीच ऑन ट्यूसडे, लोकेश नहीं आएगा, कोई दूसरा ही है जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, लोकेश ट्यूसडे एंड सैटरडे नहीं आ सकता है, ठीक है।
द वन हु टॉट इकोनॉमिक्स टीचर्स ऑन ट्यूसडे एंड द वन हु टॉट केमिस्ट्री टीचर्स ऑन सैटरडे। तो जो केमिस्ट्री है वो सैटरडे को आएगा। कृति टीचर्स ऑन वेडनेसडे, यहाँ पे जो पर्सन है वो कृति आएगी। एंड इप्सिता टीचर्स हिस्ट्री बट नॉट ऑन थर्सडे। अब इप्सिता जो है, इस इप्सिता इन हिस्ट्री, यहाँ इप्सिता नहीं आ सकता, सैटरडे को नहीं आ सकता, थर्सडे को नहीं आएगी। तो एक ही ऑप्शन बचा कि जो इप्सिता है वो हिस्ट्री पढ़ाएगी कब, फ्राइडे को, ठीक है, बिकॉज इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ब्लैंक ही नहीं है जहाँ पे सारे केसेस आ जाए। तो हिस्ट्री का 1 हो गया, हिस्ट्री का 2 हो गया। अब क्या दिया गया, इकोनॉमिक्स का एक ट्यूसडे को आएगा, दूसरा लोकेश है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के भी यहाँ पे 2 हो गए। एंड अब जो महेश है सी, वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा एंड इकोनॉमिक्स के भी दोनों कवर हो गए। दैट इज ऑब्वियस बात है कि जो संडे को महेश है वो हिस्ट्री पढ़ाएगा, तो हिस्ट्री के 3 कंप्लीट हो गए। अब जो लोकेश है वो सैटरडे को नहीं पढ़ा सकता है, ट्यूसडे को नहीं पढ़ा सकता है, तो जो लोकेश है जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है वो ऑब्वियसली थर्सडे को आएगा। तो दोनों इकोनॉमिक्स भी पूरे हो गए। तो मतलब सैटरडे को कोई है जो केमिस्ट्री पढ़ाएगा एंड वेंसडे को जो है वो कोई केमिस्ट्री पढ़ाएगा। अब दिया है कि इप्सिता टीचर्स हिस्ट्री ऑन थर्सडे, हितेश डज नॉट टीच केमिस्ट्री, यहाँ पे हितेश नहीं आएगा, तो हितेश आ जाएगा ट्यूसडे को जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। सो लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा, गरिमा, हितेश, इप्सिता, जतिन बचेगा जो कि सैटरडे को केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, राइट। तो ये पूरा आपका फाइनल आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वेडनेसडे को लेक्चर लिया, सो कृति या केमिस्ट्री। नेक्स्ट है कि किसका सैटरडे को लेक्चर था, तो जतिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, लोकेश थर्सडे हिस्ट्री, लोकेश इकोनॉमिक्स है, ये नहीं होगा। जतिन वेडनेसडे केमिस्ट्री, नहीं, जतिन सैटरडे आ रहा है। महेश मंडे नहीं हो रहा है। इप्सिता फ्राइडे इकोनॉमिक्स, नहीं, हिस्ट्री हो रहा है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। फिर है विच इज ट्रू रिगार्डिंग द हितेश, हितेश क्या पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स ऑन ट्यूसडे, सो इकोनॉमिक्स ऑन ट्यूसडे राइट आंसर होगा। हुज लेक्चर इज ऑन द लास्ट डे, संडे को किसका है, महेश का। सो दिस विल बी दी फाइनल अरेंजमेंट। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन में से, दैट देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली एंड इट इज अ 3 जनरेशन फैमिली। इसके अंदर 2 कपल है, बोथ द पेरेंट्स ऑफ ईच चिल्ड्रन, बोथ द पेरेंट्स ऑफ ईच चाइल्ड आर अलाइव, दैट इज आपको मदर फादर दोनों मिलेंगे। एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, डी हु इज द फादर ऑफ, एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, डी हु इज द फादर ऑफ ई। एच इज द आंट ऑफ जी, एच जो है वो जी की आंट है, ठीक है। तो यहाँ से बना सकते हैं कि एच जो है वो जी की आंट हो जाएगी, मतलब कि इसका कोई सिबलिंग होगा जिसका सन या जिसका चाइल्ड जी होगा, तो एच जो है वो जी की आंट हो जाएगी। एंड द डॉटर ऑफ सी, एच जो है वो सी की डॉटर होगी, ठीक है। बी इज द मदर ऑफ जी, बी जो है वो जी की मदर होगी। सी इज द मदर ऑफ एफ, सी जो है शी इज द मदर ऑफ एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ बी, ठीक है। C इज द मदर ऑफ F, हाँ, B इज द मदर ऑफ G, B इज द मदर ऑफ G, फिर आ गया C इज द मदर ऑफ F, G इज अ मेल, तो ये मेल हो जाएगा। इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली, तो टोटल 8 मेंबर हैं, इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल होंगे। तो देखो सबसे पहले वाली जनरेशन में C आ जाएगा, उसकी शादी किसी के साथ हुई होगी, ठीक है। उसके बाद अब उसके चाइल्ड F है, फिर उसका एक सिबलिंग है D, तो F है, D है, फिर H है एंड B है, तो मतलब एक H है एंड एक B है। एंड इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मैरिड कपल है वो कितने हैं, देयर इज अ 3 जनरेशन एंड 2 कपल्स है फैमिली के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेंशन है, बोथ द पेरेंट्स आर अलाइव, F इज द ब्रदर ऑफ D, यहाँ तक हो गया। D हु इज द फादर ऑफ E, H इज द आंट ऑफ G, H जो है वो G की आंट है, मतलब किसी इनमें से किसी एक की शादी हो रखी होगी जिनका बच्चा G होगा, ठीक है, तो ही H जो है वो आंट बनेगी, तो H यहाँ पे फीमेल आ गई। एंड डॉटर ऑफ C, C की डॉटर है। B इज द मदर ऑफ G, B जो है वो G की मदर है, ठीक है, यानी कि इसकी भी किसी के साथ शादी हुई होगी, ऑलराइट। एंड B इज द मदर ऑफ G, C इज द मदर ऑफ F, F की मदर है। G जो है वो मेल पर्सन है। अब यहाँ पे बोला है इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है यहाँ पे, तो अभी तक देखो 1 2 3 मेल हमको पता है, 2 फीमेल, नंबर ऑफ पर्सन कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन यहाँ पे ऐड हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे 8 है। तो रिलेशन किस तरह से होगा, G है, सिंस यहाँ पे बोला है कि दोनों पेरेंट अलाइव है तो इसकी शादी किसी के साथ तो ही होगी, तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन आ गए, सिर्फ एक ही बचा, दैट इज A, क्योंकि जितने भी हैं उनके दोनों पेरेंट अलाइव है, तो C की शादी A के साथ हुई होगी एंड ये सब उनकी जनरेशन में आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, B की किसी के साथ शादी हुई होगी, ठीक है, B की किसी के साथ शादी हुई है जिसका यहाँ पे क्या बोला गया है, G एक चाइल्ड है,
F इज द ब्रदर ऑफ D, तो ऐसा हो सकता है कि B की शादी D के साथ हुई है एंड F उसका ब्रदर है, ठीक है। C एंड A एक कपल है, इसके अंदर F इज द ब्रदर ऑफ D एंड B इज द डॉटर, तो अगर इनकी एक डॉटर है B तो उसकी शादी हुई होगी D के साथ एंड जो F है वो इसका ब्रदर है। इनका जो चाइल्ड है वो है B एंड D का जो चाइल्ड है, ठीक है, B एंड D का जो चाइल्ड है वो है E। फिर क्या दिया है कि जो C है उसकी एक डॉटर है H, ठीक है, यहाँ पे आया H, तो एक डॉटर है B, एक डॉटर है हो गया H एंड यहाँ पे जो G है वो सन है B का, ठीक है, तो G यहाँ पे मेल हो गया। अब देखो कि टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हमको बताना है। सिंस H फीमेल है, उसके बाद यहाँ पे B फीमेल है, F मेल है, D मेल है, ये पूरा जनरेशन क्लियर है। अब कितनी फीमेल आई, 1 2, अब इसमें ऑब्वियसली कोई भी एक फीमेल एक मेल होगा, हमें नहीं पता है कौन सा, बट एक मेल एक फीमेल होगा, तो 1 फीमेल 2 3, तो अब ऑब्वियसली इक्वल होंगे तो E फीमेल ही होगी, ठीक है। इसी तरह मेल कौन से हो जाएंगे, D F G एंड इसमें से कोई एक मेल होगा। ना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ इज E रिलेटेड टू B, तो E B के थ्रू कैसे रिलेटेड हो जाएगी, तो यहाँ पे वो उसकी डॉटर हो जाएगी, सो E इज द डॉटर ऑफ B, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा D। फिर लिखा है हाउ इज C रिलेटेड टू B, तो जो C है उसका B के साथ क्या रिलेशन होगा, तो C का यहाँ पे रिलेशन होगा, सिंस D चाइल्ड है तो B क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ, C इज द मदर इन लॉ ऑफ D, ठीक है। एंड देन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इसमें से कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं, A, ठीक है, अगर ये मदर है तो ये फादर हो गए, तो A मेल है, देन D जो है वो मेल है, F भी मेल है, G भी मेल है, सिर्फ B ऐसी है जो फीमेल है, तो इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा ये, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको आंसर करना है E इज 9 मीटर साउथ ऑफ F, F से 9 मीटर साउथ पे है E, F इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ G, G के 5 मीटर ईस्ट पे है F, ठीक है, G इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ H, H के 4 मीटर नॉर्थ पे G है, I इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ ये H के 3 मीटर वेस्ट पे I है। फिर दिया है J इज 7 मीटर साउथ ऑफ I के 7 मीटर में कौन है, J, रिमेंबर ये 4 है, ठीक है, एंड ये इतना यहाँ तक 5 होगा बिकॉज ये 9 है, तो ये वाला वैल्यू 2 होगी, ठीक है। K इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ J, 8 मीटर, तो दिस इज 3 दिस इज 5, तो बराबर जो K है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट 4 + 7 कितना हुआ 11, ये 9 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ S इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ E, अगर S जो है वो 5 मीटर E के वेस्ट में आया है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन H एंड S, इनके बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा। रिमेंबर कि यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 7 है, ठीक है, एंड यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो 4 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस दिया है 9, इसमें से ये 4 माइनस हो जाएगा, दैट इज H एंड S के बीच में जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 5 मीटर। फिर है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज F फ्रॉम K, F कहाँ है, ये रहा, तो वो K से कितना दूर है, सो दिस इज 9 + 2, तो टोटल हो जाएगा 11 मीटर नॉर्थ। फिर नेक्स्ट है इफ T इज 4 मीटर साउथ ऑफ F, इफ T इज 4 मीटर साउथ ऑफ F, यहाँ पे अगर आता है T, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, देन who will be 8 मीटर वेस्ट ऑफ T, T के 8 मीटर वेस्ट पे, दिस इज 5 दिस इज 3, 8 मीटर वेस्ट पे कौन हो जाएगा, सो आंसर विल बी I, सो ये इसके अंदर राइट होगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, C, सबसे पहले अमंग द 5 पर्सन SM N T D ईच हैज द डिफरेंट हाइट, ओनली 2 पर्सन आर शॉर्टर देन S, ओनली 2 पर्सन आर शॉर्टर देन S का क्या मतलब होता है कि मतलब S से छोटे सिर्फ 2 ही लोग हैं, दैट इज S थर्ड पे आएगा एंड 2 इससे बड़े होंगे, ठीक है। T इज शॉर्टर देन S बट टॉलर देन, ये इससे शॉर्टर है बट टॉलर देन D, द वन हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट अमंग देम, उसकी हाइट है 175 सेंटीमीटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंफॉर्मेशन, D इज डेफिनेटली 175 मीटर, नहीं होगा, M इज पॉसिबली 157, अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी बिकॉज इन दो पोजीशन पे M एंड N में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो अभी इसको भी नहीं बोल सकते। T इज शॉर्टर देन S, T S से शॉर्टर है, ये वाला डेफिनेटली ट्रू है। फिर दिया इफ द हाइट ऑफ M इज 180 सेंटीमीटर, तो ये 175 है, ये 180 है, तो ये अगर M होगा तो ये डेफिनेटली N होगा, ठीक है। सो इफ द हाइट ऑफ द M इज 180 सेंटीमीटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाइट ऑफ N, तो वो हो जाएगी 175।
फिर दिया है हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन n, कितने लोग कम होंगे, 3 लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ द वर्ड्स आर देयर इन द ट्रबल विच हैव द सेम लेटर एज बिटवीन देम। ठीक है, वर्ड क्या दिया है, TROUBLED, इनके बीच में कितने वर्ड हैं, T, फिर क्या आता है PQRST, U, V W X Y Z, कुछ नहीं बनेगा, R S आना चाहिए, R S T U V W X नहीं बनेगा, O P Q आना चाहिए, O P Q R S T नहीं बनेगा, U V W X नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, B C D E F आना चाहिए, B C D E कुछ भी नहीं बन रहा है, L M N O, ठीक है, L N O एक बन रहा है, P Q L M N यहाँ नहीं हो रहा है, E F G H I J K ये नहीं हो रहा है, D E, तो D E एक पेयर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी बनाए उसके अंदर 2 पेयर्स बन रहे हैं। द फर्स्ट पेयर इज ऑफ LO एंड द सेकंड पेयर इज ऑफ DE, एंड हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स इसमें कितने बनेंगे, तो बस ये 2 ही पेयर बनेंगे, सो द राइट आंसर विल बी A। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको देख के बताना है कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है या सिर्फ स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है। थर्ड ऑप्शन होगा आइदर और का, फोर्थ होगा बोथ का, एंड जो फिफ्थ है फोर्थ होगा नाइदर का, एंड जो फिफ्थ है वो होगा बोथ का। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है H इज द मदर ऑफ T, H इज द मदर ऑफ T, हाउ इज T रिलेटेड टू W, T एंड W के बीच में क्या रिलेशन है। पहली इंफॉर्मेशन दी है W इज द ओनली डॉटर ऑफ H, W इज द ओनली डॉटर ऑफ H, तो T सन हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा था हाउ इज T रिलेटेड टू W, तो T इज द सन ऑफ W, सिर्फ इससे पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दिया W इज द सिस्टर ऑफ T, मान लो कि यहाँ पे H है, ये T है, एंड यहाँ पे बोल दिया W इज द सिस्टर ऑफ T, पर हाउ इज T रिलेटेड टू H वो अभी हमें नहीं पता चल रहा है। हाउ इज T रिलेटेड टू W, वो ब्रदर भी हो सकता है सिस्टर भी, इसके अंदर हमको T का जेंडर नहीं डिफाइन है, तो ये नहीं होगा। तो इस केस में आंसर होगा ओनली डेटा 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद है 6 पर्सन ABCDEF आर हैविंग द डिफरेंट हाइट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट पर्सन, ये बताना है। ओनली 2 पर्सन आर टॉलर टू भावेश, मतलब 2 ही लोग इससे टॉलर होंगे, थर्ड पे ये आ जाएगा, 3 इससे शॉर्ट होंगे। ठीक है, बट ओनली 1 पर्सन इज शॉर्टर टू एरिका, तो एरिका यहाँ आएगी, उससे शॉर्टर सिर्फ 1 पर्सन है। अखिलेश इज टॉलर टू सिंडी बट नॉट द टॉलेस्ट। ठीक है, जो अखिलेश है वो अखिलेश इज टॉलर टू सिंडी से तो बड़ा होगा बट टॉलेस्ट नहीं होगा। ठीक है, सिंडी से तो बड़ा होगा, ठीक है, अखिलेश बड़ा होगा, तो अखिलेश यहाँ आएगा, सिंडी से बड़ा है, दैट इज सिंडी यहाँ आएगा, पर अखिलेश टॉलेस्ट नहीं है, तो हो सकता है अखिलेश यहाँ आ जाए, सिंडी यहाँ आए, ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश यहाँ आए, सिंडी यहाँ आए। तो हमें इसके अंदर क्या बताना है कि हु इज द टॉलेस्ट पर्सन, सिर्फ इससे तो नहीं पता चल रहा है। सेकंड देखते हैं, दिवाकर इज टॉलेस्ट टू अखिलेश, दिवाकर जो है वो अखिलेश से टॉलर है, बट शॉर्टर टू फरहीन। ठीक है, इससे शॉर्टर है। अखिलेश इज टॉलर टू सिंडी बट शॉर्टर टू, अखिलेश सिंडी से तो टॉलर है बट शॉर्टर टू भावेश, भावेश से शॉर्टर है, तो यहाँ से भी नहीं पता चल रहा है टॉलेस्ट कौन सा है। अगर इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, तो अब दोनों को मिला के 3 4 5 6 पर्सन है। अब वापस केस चेक करते हैं, ओनली 2 पर्सन आर टॉलर टू भावेश, 2 ही लोग आएंगे। फिर क्या दिया है, ओनली 1 पर्सन इज शॉर्टर टू एरिका, एरिका से शॉर्टर सिर्फ 1 ही पर्सन है। अखिलेश इज टॉलर टू सिंडी बट नॉट द टॉलेस्ट, तो ए जो है वो सी से बड़ा होगा बट ए टॉलेस्ट नहीं है। फिर है दिवाकर इज टॉलर टू अखिलेश, दिवाकर इज टॉलर टू अखिलेश, ठीक है, बट शॉर्टर टू फरीन, तो दिवाकर शॉर्टर है फरीन से, तो अब यहाँ पे बन जाएगा F D A एंड C आ जाएगा। अखिलेश इज टॉलर टू सिंडी, अखिलेश इज टॉलर टू सिंडी बट शॉर्टर टू भावेश, ये भी बन गया। ठीक है, तो दोनों को मिला के हमें पता चल रहा है कि सबसे टॉलेस्ट कौन सा है। सो इसके अंदर आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टर का कोड बताना है। तो यहाँ पे देखो, रोड ट्रिप वाइन को इस तरह से कोड किया है, वाइन एक्टर फोटो को इस तरह से कोड किया है। तो रोड ट्रिप वाइन एंड यहाँ पे है वाइन एक्टर फोटो, तो यहाँ से हम लोग सिर्फ वाइन का कोड हटा सकते हैं, बट अभी भी जो एक्टर का कोड है वो हमको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, तो 1 तो सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद लिखा है फोटो वाइन साइकिल एंड लिखा है साइन एक्टर फोटो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फोटो एंड साइकिल हटेगा एंड यहाँ पे भी साइकिल एंड फोटो हटेगा, तो हम यहाँ से एक्टर का एग्जैक्ट कोड निकाल सकते हैं। रिमेंबर कि डेटा सफिशिएंसी वाले कोड में आपको निकालना नहीं है, आपको सिर्फ ये पूछा है कि ये मिलेगा या नहीं, तो हमें स्टेटमेंट 2 से मिल जाएगा। तो इस केस के अंदर आंसर होगा दैट डेटा इन द स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
if it is possible to make a meaningful word with the first, 7th, 9th and the 10th letter of the word. First, फिर उसके बाद कौन सा है? 7th, second, third, fourth, fifth, sixth, 7th, T, R, T, फिर first, 7th, 9th, 9th कौन सा हो जाएगा? O, and the 10th letter that is N. तो इन सब वर्ड से पॉसिबल वर्ड बनाना पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, तो अगर कोई पॉसिबल वर्ड बनता है तो आपको क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड. मतलब मान लो कि अगर इनके कॉम्बिनेशन से आपके पास कोई पॉसिबल वर्ड बनता है तो आपको बताना है कि उस वर्ड का थर्ड लेटर कौन सा है. मान लो कि अगर कोई पॉसिबल वर्ड इसके अंदर नहीं बनता है, ठीक है, तो इफ मोर देन वन सर्च इज फॉर्म तो एक्स आंसर होगा, और कोई भी वर्ड नहीं बनता है तो उस केस में जेड आंसर होगा. हमारे पास वर्ड क्या है? RTON. नाउ आप, मैंने ये पहले भी बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ तभी करिए जब आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि कोई वर्ड नहीं बनेगा. सो यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि कोई वर्ड नहीं बन रहा है, बट द राइट आंसर इन दिस केस विल बी टॉन. टॉन मतलब फाड़ देना, ठीक है, टॉन. तो ये एक वर्ड इसके अंदर बन रहा है, और हम अगर कोई वर्ड बनता है तो उसका थर्ड लेटर बताना है, तो थर्ड लेटर है R. सो ये इसका राइट आंसर होगा. ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम द रीजनिंग सेक्शन. सो वी हैव कवर्ड द इंग्लिश एंड द रीजनिंग सेक्शन. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. नाउ उसके अंदर 35 क्वेश्चन होंगे, एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेक्शनल टाइम रहेगा 20 मिनट्स का. So you have to answer these questions in 20 minutes. Okay. So the first question is 18, 29, 42, 53. You have to find out the missing number and then 77. ठीक है, तो आपको numbers दे रखे हैं 18, उसके बाद 29 है, 42, 53. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, और लास्ट नंबर दिया है 77. तो अगर इन नंबर्स में आप डिफरेंस ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे 13 का, अगेन यहाँ पे 11 का डिफरेंस आ रहा है. सो द लॉजिक इज प्रीटी ऑब्वियस कि 11, 13, 11 है. सो द नेक्स्ट मिसिंग नंबर वुड बी 13, और अगर इसमें 13 ऐड करते हैं सो दिस बिकम 66, एंड अगेन अगर उसके अंदर 11 ऐड करते हैं तो दैट रिजल्ट इन 77, यानी कि जो 66 है वो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा. ओके, उसके बाद नेक्स्ट नंबर दे रखा है 36, 18, 6, 3, 1, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर. सो 36 से 18 हो रहा है. द लॉजिक इज वेरी क्लियर दैट इट्स डिवाइड बाय 2. अगेन यहाँ पे डिवाइड बाय 3 हो रहा है, फिर डिवाइड बाय 2 हो रहा है, 3 में डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है. तो ऑब्वियसली उसके बाद अब डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो दैट विल बी 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 0.5. उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 256. यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर. देन इट्स 190, 167, 148, 131. ऑलराइट, जब भी इस तरह की आपको सीरीज दे रखे जहां पे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, पहली 3 टर्म्स में से अगर आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, सो आई रिकमेंड कि उस सीरीज को आप पीछे से स्टार्ट करें जहां पे आपको ज्यादा हिंट्स दे रखे हैं. ठीक है, यहाँ से आपको बेटर आइडिया आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है. सो इफ यू ऑब्जर्व द डिफरेंस, यहाँ पे 17 का डिफरेंस आ रहा है, अगर इधर आप देखोगे तो यहाँ पे 19 का डिफरेंस आ रहा है. नाउ इसको अगर आप बहुत जल्दी में है तो ऐसा मत करना कि 21 का होगा तो यहाँ पे 23 ऐड करना है. नो, यहाँ पे डिफरेंस ऑब्जर्व करो. अगर आप ये डिफरेंस देखोगे तो 17 का है, 19 का है, एंड देन उसके बाद 3, दैट इज ये 23 का डिफरेंस आ रहा है. सो व्हाट आर दीज नंबर? 17, 19, 23, दीज आर द प्राइम नंबर्स. सो मेक श्योर कि जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं वो सारे एक्यूरेट होने चाहिए. ऑलराइट, सो अगर प्राइम नंबर्स है तो आपको प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए. 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं. सो 23 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा दैट वुड बी 29, एंड इसके अंदर अगर हम लोग 29 ऐड करेंगे सो दिस विल बी 219. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. ओके, उसके बाद दे रखा है 8, फिर है 6, उसके बाद है 9, 23, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट मिसिंग नंबर. अगर आप वन ऑफ द लॉजिक यहाँ पे ये लगा लो कि मान लो 8 डिवाइड बाय 2 हो रहा है, या फिर मल्टीप्लाई बाय हाफ हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, 6 इंटू 1 प्लस 3 हो रहा है, तो यहाँ पे ये इंटू 2 दैट इज 18 होना चाहिए. उसके बाद प्लस 4 करेंगे तो 22 आना चाहिए, पर ये 23 आ रहा है. दैट इज ये लॉजिक यहाँ पे फेल हो गया. नेक्स्ट लॉजिक देखो, 8 से 6 बन रहा है, ठीक है, तो इंटू 1 माइनस 2 कर सकते हैं हम लोग. यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 से 9 आ रहा है, दैट इज इंटू 2 माइनस 3 हो रहा है. 9 से 23 आ रहा है, दैट इज इंटू 3, 9 3 इज 27 माइनस 4. सो दिस इज द राइट लॉजिक. तो उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है. सो वो क्या होगा? 23 इंटू 4 करेंगे यहाँ पे, एंड माइनस अगर हम यहाँ पे 5 करेंगे सो दिस वैल्यू विल बिकम व्हाट? 23 इंटू 4 विल बी 92 माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा 87. सो ऑप्शन ई जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा. ओके, उसके बाद नेक्स्ट नंबर दे रखा है 1, फिर है 244, उसके बाद आ रहा है 163, देन दे रखा है 190, फिर है 181, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट मिसिंग नंबर. नाउ ऑब्जर्व द जंप, कितना हाई जंप है कि 1 के बाद सीधा 244 आ रहा है. तो सिंपली ये कोई प्लस मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज होगी नहीं, तो डिफरेंस ले लो. 243 का डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पे अगर आप डिफरेंस ऑब्जर्व करो 244 से 163, सो दिस इज 1 एंड 24 माइनस 16 इज 8.
ये हो जाएगा 7, 27 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब लॉजिक देखो क्या हो रहा है, 243 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो 81 आता है, 81 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो 27 आता है, 27 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो 9 आता है। सो नेक्स्ट में क्या होगा, 9 डिवाइड बाय 3 दैट इज 3 एंड यहाँ पे सिंस कम हो रहे हैं तो 181 है। सी 1 से 244, इसके अंदर 243 जो है वो ऐड हुआ, देन सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर ऐड हुआ, फिर सब्ट्रैक्ट हुआ है, दैट इज अब यहाँ पे 3 जो है वो ऐड होगा, तो 184 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो आपको जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस है उनके लॉजिक बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करना है एंड उनको एक्यूरेटली सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन में से दिया है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन है कि द गिवन बिलो इज अ पाई चार्ट विच रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3000 एंड वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड बायोलॉजी एंड उन सब का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रखा है। ओके, सबसे पहले पूछा व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी सब्जेक्ट। नाउ इकोनॉमिक्स कौन से हैं, जो ग्रे शेडेड है, दैट इज 20%। उसके बाद पूछा है बायोलॉजी, सो बायोलॉजी इज द लाइट ब्लू शेडेड, दैट इज 28%। एंड लास्ट में पूछा है ज्योग्राफी, सो दैट्स ऑरेंज वन, दैट इज 22%। अगर इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, सो दिस इज 70% एंड हमें किसका निकालना है, 3000 का। सो 70% ऑफ 3000, ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2100। नाउ यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में, एवरेज निकालना है। सो सिंस 3 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है, सो दैट विल बी डिवाइड बाय 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 700। सो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 75% स्टूडेंट स्टडिंग इकोनॉमिक्स appeared in the exam and 80% of the student were passed in the exam out of the total student appeared, then how many student failed in the exam। तो कितने फेल हुए। तो सबसे पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर कितने हुए, 75% एंड इकोनॉमिक्स के परसेंटेज डिवीजन कितना है, 20%। सो सिंस 20% टोटल इकोनॉमिक्स के बच्चे थे जिनमें से सिर्फ 75% इतने हैं जो कि अपियर हुए, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि इकोनॉमिक्स के टोटल स्टूडेंट में से अपियर्ड स्टूडेंट कितने थे। सो दिस विल बी गेट कैंसल बाय द 4 zeros एंड ये कितना हो जाएगा, 75 इंटू 2 इज 150 इंटू 3 इज 450। तो आउट ऑफ द टोटल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट 450 इतने हैं जो कि अपियर हुए। ना उसके अंदर 80% स्टूडेंट है जो कि पास हो गए, हमें बताना है कि फेल्ड कितने हुए। तो अगर 80% पास हुए तो 20% फेल हो गए, दैट इज हमें क्या कैलकुलेट करना है, 20% ऑफ 450, दिस विल बी 1/5, दिस विल बिकम 90। सो ऑप्शन ए जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा, दैट इज 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेल हुए एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग ज्योग्राफी एंड साइंस टुगेदर एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी टुगेदर। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी कहाँ दे रखा है, दिस इज ज्योग्राफी 22 एंड साइंस इज 15। सो टोटल कितना हो गया, 37%। एंड उसके बाद किसका निकालना है, इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी। इकोनॉमिक्स है 20% एंड बायोलॉजी है 28%, सो ये हो गया 48%। सो 48 माइनस 37 इज व्हाट, 11% हमें टोटल का निकालना है। सो 11% ऑफ 3000 हमको कैलकुलेट करना है, दिस विल गेट कैंसल, दिस विल बी 330। सो 330 जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन डी। उसके बाद पूछा इफ द रेशियो ऑफ द मेल एंड द फीमेल इन द बायोलॉजी स्टडिंग स्टूडेंट इज 4:3, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल इन द बायोलॉजी स्टूडेंट। सबसे पहले तो जितने बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो है कितने, 28% ऑफ 3000, ठीक है, डिवाइड बाय 100, इसके 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 28 इंटू 30। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये कितने हो जाएंगे, 840। ना उसमें दिया है कि इसके अंदर जो मेल एंड फीमेल है उनका रेशियो है 4:3, दैट इज 7x की वैल्यू अगर 840 है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 120। एंड हमको क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल। मेल 4 है, फीमेल 3 है, डिफरेंस कितना हुआ, 1 एंड 1 की वैल्यू कितनी है, 120। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग हिस्ट्री एंड 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग साइंस आर द फीमेल स्टूडेंट, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द मेल स्टूडेंट, हमको बताना है। सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे 20% ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, हिस्ट्री ये रहा, 15% ऐसे हैं जो कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, 15% ऑफ 3000 ऐसे हैं जो कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसमें से अगर 20% फीमेल है एंड हमको अगर मेल कैलकुलेट करना है तो मेल कितने हो जाएंगे, 80%। प्लस नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, अगर साइंस जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट है यहाँ पे 15%, ठीक है, तो 15% ऑफ 3000 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है दैट आर स्टडिंग साइंस एंड वो उसके अंदर से 40% फीमेल है, तो अगर मेल निकालें तो वो कितने हो जाएंगे, 60%, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर देना, इसको यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे 4 zeros के साथ, सिमिलरली ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको जब हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 630। सो टोटल वैल्यू हो जाएगी
A 630. Okay, so the next question is what would come in the place of the question mark in the following question. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है एंड आपको बताना है कि इस प्लेस पे क्या आंसर आएगा. जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए, ट्राई दैट यू सॉल्व इट एज फास्ट एज पॉसिबल ईदर बाय द यूनिट डिजिट मेथड और यू कैन ऑल्सो राइट देम इन दिस वर्टिकल मैनर, राइट. तो आपको सिंपली ऐड करना है. ये वैल्यू बन जाएगी 12 4 is 16. यहाँ पे आएगा 14 एंड दिस विल बी 8 एंड 10 11 एंड यहाँ पे रह जाएगी ये वैल्यू 8. So 8146 minus you have to do this 3456. So this will be 0, this will be 9, this will be 6 and यहाँ पे हो जाएगा 8 minus 3 4690. So ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा. रिमेंबर कि जब भी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपको बॉडमास मेथड ही फॉलो करना है. पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सबट्रैक्शन, राइट. तो पहले डिवीजन ही सॉल्व होगा. सबसे पहले क्या होगा, 115 डिवाइड बाय 5 प्लस यहाँ पे 12 इंटू 6 होगा. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, x प्लस 64. डिवाइड पहले सॉल्व होगा, दैट इज डिवाइड बाय 4 माइनस ऑफ 35. सो ऑन सॉल्विंग दिस ये वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस इज 2 3. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा दिस विल बी 23 प्लस ये वैल्यू बन जाएगी 72 इज इक्वल्स टू x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड ये रह जाएगा 16 माइनस ऑफ 35. सो इसको जब ऐड करेंगे सो दिस विल बी 95 एंड यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 95 एंड यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस ऑफ 19. सो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी 114. ठीक है, तो x का करेक्ट आंसर आ जाएगा 114, दैट इज ऑप्शन ई. फिर दिया है 45% ऑफ 400 प्लस रूट एक्स इज इक्वल्स टू 56% ऑफ 750 माइनस 40% ऑफ 350. ठीक है, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. किस तरह से सॉल्व करोगे, पहले परसेंटेज से जीरो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 45% ऑफ 400 प्लस यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स प्लस ये क्या दिया है 56% ऑफ 750 माइनस ऑफ ये वैल्यू है 40% ऑफ 350. इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल होगा, 45 2 is 90, दिस विल बिकम 180 प्लस यहाँ रूट एक्स आएगा, ये कैंसिल होगा. देन 5 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 14, दिस विल बी 2. इसको फर्दर कैंसिल करेंगे सो दिस विल बी 28 इंटू 14. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 28 इंटू 14 हो जाएगा 420 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो 35. दिस विल बी व्हाट 150 एंड 140 यहाँ पे आ जाएगा. ओके, एंड देन अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 180 उधर जाके माइनस होगा सो दिस विल बिकम व्हाट 420 माइनस दिस 280. तो ये टोटल वैल्यू यहाँ पे हमको मिल जाएगा आंसर एज 100. अब रूट एक्स की वैल्यू अगर 100 आई है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2 3 4. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. क्लियर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दैट अ बोट ट्रेवल्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स. ठीक है, तो स्पीड ऑफ द बोट दे रखी है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. 24 किलोमीटर ट्रैवल करती है 6 आवर में एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. तो ये अपस्ट्रीम में दे रखा था एंड डाउन स्ट्रीम में कितना है 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स. तो यहाँ से ये स्पीड आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर एंड ये स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एक अपस्ट्रीम की स्पीड मिल गई आपको और एक डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल गई. नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन स्टिल वाटर देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज. जब आपको स्पीड ऑफ द बोट निकालनी होती है तब हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2 एंड स्पीड ऑफ द करंट निकालना होता है तब हम करते हैं डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2. ठीक है, तो अगर जब दोनों को हम दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इस केस में आंसर आ जाएगा 4 प्लस 5 बाय 2, 4 प्लस 5 बाय 2 दैट इज 9 बाय 2. 4.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द बोट आएगी एंड स्पीड ऑफ द करंट अगर हमें निकालनी है तो वो हो जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज 1 बाय 2 एंड ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 किलोमीटर पर आवर. सो 4.5 एंड 0.5 दैट इज जो ऑप्शन बी है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा. ओके, फिर नेक्स्ट दे रखा है दैट द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड व्हेन रुपीज p इज इन्वेस्टेड फॉर 4 years in a scheme offering 9% per annum simple interest when the same sum rupees p is invested for 2 years in another scheme which is offering 12% per annum at the simple interest is 480. तो दो सिंपल इंटरेस्ट है और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 480 का आ रहा है. पहले मान लो पहले वाले के लिए प्रिंसिपल p रहा होगा, उसको इन्वेस्ट किया है 4 साल के लिए, रेट रखी है 9 माइनस दूसरा किया है एंड उसके अंदर 2 years के लिए उसको इन्वेस्ट किया है 12%. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 480. ठीक है,
इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी व्हाट 36p, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो दिस इज व्हाट 24p, दिस इज इक्वल टू व्हाट 480 इंटू 100 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी व्हाट 12p इज इक्वल्स टू 48,000 यहाँ पे वैल्यू आएगी, और हम लोग बोल सकते हैं कि जो p है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4000। निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द p, सो दिस विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 4000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ द 80 बॉयज इन अ क्लास इज 15 ईयर्स। मान लो कि कोई 80 बॉयज हैं, टोटल यहाँ पे 80 बॉयज हैं, उन सबके टोटल 80 बॉयज हैं एंड उन सबका जो एवरेज एज है वो 15 ईयर्स दे रखा है। दैट इज यहाँ पे सम कितना हो जाएगा 18 इंटू 15, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, द एवरेज एज ऑफ द बॉयज ऑफ 15 ईयर्स इन द क्लास इज 16 ईयर एंड द एवरेज एज ऑफ अनदर 25 इन द क्लास इज 14 ईयर्स। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज इन द क्लास, तो वो हमको फाइंड आउट करना है। सो सम अगर हम लोग टोटल का निकाले तो वो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी होगी 120, 1200 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो 80 बॉयज है उनका सम आया है 1200। अब क्या दिया है कि उन 80 बॉयज में से 15 बॉयज ऐसे हैं जिनका जो एवरेज है वो 16 ईयर्स है। दैट इज यहाँ पे 15 बॉय ऐसे होंगे जिनका एवरेज 16 ईयर्स है, तो उनका सम कितना निकल जाएगा 15 इंटू 16, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलर का स्क्वायर प्लस द स्मॉलर नंबर, सो दिस विल बी और 240, ठीक है। एंड उसके बाद एक और चीज दे रखी है कि जो अनदर 25 स्टूडेंट है उनका जो एवरेज है वो है 14 ईयर्स का, तो 25 इंटू 14, तो ये सम कितना हो जाएगा 25 इंटू 14। किसी भी नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 00 लगा के डिवाइड बाय 4, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 4 3 इज 12, 350, ठीक है। अब यहाँ पे 15 बच्चों का एवरेज मिल गया, 25 बच्चों का एवरेज मिल गया, दैट इज 40 स्टूडेंट का हमको एवरेज मिल गया, 40 का अभी भी बाकी है कि वो कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 240 एक वैल्यू मिली, 350 एक वैल्यू मिली, अगर दोनों को ऐड कर लेते हैं सो दिस इज 590 अभी हमें 40 बच्चों का सम मिला है और टोटल सम कितना है 1200। सो अगर हम लोग 1200 माइनस 590 करें तो ये वैल्यू यहां से हमको मिल जाएगी 610। अब ये 610 कितने बच्चों का सम है, रिमेनिंग 40 का, तो इसको जब डिवाइड बाय 40 करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 15.25 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे यही पूछा है कि जो एवरेज है रिमेनिंग बॉयज का वो कितना है, तो वो है 15.25 ईयर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि टू पार्टनर इन्वेस्ट 12,500 एंड 8,500 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस एंड अग्री दैट द 60% जो प्रॉफिट होगा वो तो इक्वली डिवाइड होगा एंड जो रिमेनिंग 40% प्रॉफिट होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ वन पार्टनर गेट रुपीज 240 मोर देन दी अदर, तो हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिट इस बिजनेस के अंदर कितना हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे दो पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया है, एक ने किया 12,500 में एंड दूसरे ने किया 8,500 में। इसको कैंसिल करते हैं, ये आएगा 125 इज टू 85 और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 25, ये वैल्यू बन जाएगी 17, ठीक है। 25 इज टू 17 का रेशियो आया। अब यहाँ पे दे रखा है कि अगर एक पार्टनर को 240 ज्यादा मिलते हैं, दैट इज अगर इन दोनों का डिफरेंस ले ले 25 माइनस 17, 8 की वैल्यू अगर 240 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब अगर इन दोनों को सम कर दे, मतलब कि ए ने इतना इन्वेस्ट किया था, बी ने इतना इन्वेस्ट किया था, दोनों को अगर ऐड कर दें तो 25 प्लस 17 कितना होता है 42। एक की वैल्यू अगर 30 है तो 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 3 करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 1260। एंड अब हमसे क्या पूछा है कि ये जो 1260 है उसको डिवाइड किया है। सो ऑन डिवाइडिंग जो 60% प्रॉफिट है वो तो अगेन इक्वली डिवाइड हो गया, तो रिमेनिंग कितना रहा 40%, तो उसको डिवाइड करेंगे 40% से, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे हमको दैट विल बी 126 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 4 3 इज 12, 4 1 इज 4, 20, 31.5 इंटू 100, तो 3150 जो है वो फाइनल आंसर होगा। सो ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर राइट होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल टू द पेरीमीटर, ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दे रखा है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ एंड टू द पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ये यहाँ पे दे रखा है कि अगर ये वैल्यू 16 है एंड अगर ये वैल्यू 11 है एंड द लेंथ एंड द ब्रेथ आर इन द रेशियो 6:5, जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो किस रेशियो में 6:5 के रेशियो में, तो फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो कैसे निकालेंगे, L इंटू बी अपॉन 2L प्लस बी, दिस इज इक्वल्स टू 60/11। अगर L 6 है B 5 है, दैट इज इसको ऐसे लिख सकते हैं 30x² एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 एंड 5 11x आ जाएगा, 2 इंटू 11x इज इक्वल्स टू 60/11। एक x कैंसिल हो गया, देन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 15, 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स 60,
तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो दिस x विल, ये x उधर जाएगा, 11 से 11 भी कैंसिल हो जाएगा, सो सिर्फ बचेगा 4 यूनिट। x की वैल्यू आई 4 यूनिट, हमें क्या निकालना है, लेंथ। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, 6x। 6x मतलब क्या, 6 इंटू 4 दैट इज 24 यूनिट जो है वो यहाँ पे हमको टोटल लेंथ मिल जाएगी। सो ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि दो क्वांटिटी आपको दी जाएगी एंड आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि क्वांटिटी 1 बड़ी है या 2 बड़ी है, या ग्रेटर इक्वल है या स्मॉलर इक्वल है, या फिर इक्वल है या रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो सकता है। ठीक है, सो विल सी द क्वेश्चन। पहले दे रखा है दैट इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, नाउ सी ये अगर यहाँ पे हमको क्वांटिटी बताना है कि कौन सी बड़ी होगी, तो इसके अंदर हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 84 कि अगर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कि अगर पहले लेंथ 5 रही होगी तो अब कितनी इंक्रीज होगी, 5 + 1, जो न्यू लेंथ आई है वो कितनी हो जाएगी, 6। सो इफ इट इज इंक्रीज बाय 20% वाइल द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है इज डिक्रीज बाय 10%। ब्रेथ के अंदर क्या हुआ, 10% से डिक्रीज हो गई। 10% का क्या मतलब होता है, 1/10, मतलब कि अगर पहले 10 रही होगी तो अब डिक्रीज होके 10 - 1 दैट इज 9 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पूछा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। पहले था एरिया कितना, 5 × 10 दैट इज 50। अब जो नया एरिया आया है वो कितना हो गया, 6 × 9 दैट इज 54। तो चेंज कितने का आ रहा है, 4 का चेंज आ रहा है, 50 से 54 हो गया। कहाँ पे आ रहा है, इंटू 50 डिवाइड बाय 50 × 100, तो ये 8% का चेंज आ रहा है। तो क्वांटिटी 1 का आंसर हुआ 8%। क्वांटिटी 2 दे रखा है दैट इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 30%। 30% से इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि अगर पहले 10 थी तो अब 10 + 3 13 हो गई होगी। वाइल द हाइट, ये तो क्या है, साइड, एंड अब दे रखा है वाइल द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज डिक्रीज बाय 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर पहले 5 थी तो अब डिक्रीज होके कितनी हो गई, 5 से 4 हो गई। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया, तो इसके एरिया में कितना चेंज आया होगा, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज हाफ 10 × 5 पहले रहा होगा। इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ रही है 25 एंड न्यू एरिया कितना आ गया, हाफ नया बेस यानी 13 इंटू नई हाइट दैट इज 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 26। कितना चेंज आया, पहले 25 था एरिया, अब 26 एरिया हो रहा है, दैट इज 1 का चेंज आ रहा है, 25 पे चेंज आ रहा है इंटू 100। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 4। तो ये चेंज कितना हुआ, 4% का। तो इसका आंसर हुआ 4%। क्वांटिटी 1 है 8%, क्वांटिटी 2 है 4%। तो क्लियरली इस केस के अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ओके, फिर नेक्स्ट दे रखा है दैट इफ देयर आर 3 नंबर्स इन द रेशियो 5:6:10, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलर इज 126 मोर देन द अदर नंबर। ठीक है, तो देर आर 3 नंबर्स, 3 नंबर है 5, 6 और 10 के रेशियो में, एंड बोला है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है 10 एंड स्मॉलेस्ट नंबर है 5, उन दोनों का सम दैट इज 15। लार्जेस्ट एंड द स्मॉलर नंबर इज 126 मोर देन द नेक्स्ट नंबर जो कि है 6। तो 15x - 6x, यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है 126, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 9x इज इक्वल्स टू 126 और x इज इक्वल्स टू 9 एंड 36 दैट इज, ये वैल्यू बन गई 14। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, अब यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140। फिर पूछा है दैट द 12% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 25% ऑफ द अनदर नंबर। ठीक है, 12% का क्या मतलब होता है, 6/50, या फिर बोल सकते हैं हम लोग 3/25। तो 3/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर is equal to the 25% of the second number. So this is equal to what, 25% मतलब 1/4 of the second number। यहाँ से हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 3/25 ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ y, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 12x इज इक्वल्स टू 25 ऑफ y। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या दे रखा है, द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर, जो दो नंबर है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो वैल्यू दे रखी है 78। x - y इज इक्वल्स टू 78। तो हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, नाउ x की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं वैल्यू 25/12 ऑफ y। x is equals to what, 25/12 of y minus this is y only and this is equals to what, 78। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 25y minus का 12y is equals to 78 into 12। So this will be what, 13y is equals to 78 into 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 12 6 is 72। ठीक है, ये y की वैल्यू आई है
एंड x माइनस वाई 78 होते हैं। दैट इज अगर इसके अंदर हम लोग ऐड कर दें और 72 तो 80 प्लस 70, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 150। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर था x, उसकी वैल्यू आई 150। तो क्वांटिटी 1 में आंसर आया 140, क्वांटिटी 2 में आंसर आया 150। तो ऑब्वियसली इसमें राइट आंसर है दैट क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ओके, सो अगर प्रेजेंट एज ए की a मानते हैं एंड b की b मानते हैं तो 3 years अगो दैट इज a माइनस 3 एंड b माइनस 3, उनकी जो एज का रेशियो था वो था 3:4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 4a माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3b माइनस 9, और वी कैन से दैट 4a माइनस ऑफ 3b इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो प्लस 12 होगा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर दे रखा है आफ्टर 2 years द सम ऑफ देयर एजेस, 2 साल बाद दैट इज a प्लस 2 भी होगा एंड b प्लस 2 भी होगा, एंड इन दोनों की जो एज है उनका सम जो है वो 45 आ जाएगा। दैट इज यहाँ से a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस 4, दिस विल बी इक्वल टू 41। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 2 जो है हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट एज ऑफ a चाहिए, तो b एलिमिनेट करना है। दैट इज हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 4a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 3, एंड ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3a प्लस का 3b इज इक्वल्स टू, दिस विल बी 1 2 3। ऑलराइट, एंड यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 7a इज इक्वल्स टू 126, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 7 1 is 7 56 18, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 18 years। फिर दिया है 5 year अगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ p एंड q इज 3:4। ठीक है, तो 5 years अगो की बात है, दैट इज a माइनस 5 b माइनस 5 का जो रेशियो है वो 3:4 है, या फिर 4a माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3b माइनस 15 लिख सकते हैं, या फिर 4a माइनस ऑफ 3b इज इक्वल्स टू 5। ये पहली इक्वेशन आएगी। एंड आफ्टर 6 years इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ q। तो p's age after 6 year will be equal to the present age of q। दैट इज अगर यहाँ से p माइनस q करे तो ये इधर आएगा p, q माइनस p इज इक्वल्स टू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं q माइनस p इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे भी p एंड q आएगा। दैट इज 4p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 5। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। नाउ हमको इसके अंदर p की वैल्यू चाहिए तो q हटाना है, दैट इज 3 के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन है 4p माइनस ऑफ 3q इज इक्वल्स टू 5, एंड दूसरी इक्वेशन में अगर हम लोग इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस ऑफ 3p प्लस ऑफ 3q इज इक्वल्स टू 3 6 is 18। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी p इज इक्वल्स टू 18 प्लस 5, दैट इज 23 years p की एज आ जाएगी। तो यहाँ राइट आंसर होगा 23 year। तो इस केस के अंदर करेक्ट आंसर होगा जो क्वांटिटी 2 है, दिस इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 year एट 5% पर एनम इज 4800। सो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात की है, दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 year एट 5% पर एनम इज 4800, यानी कि 15% की वैल्यू दे रखी है 4800, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 4800 डिवाइड बाय 15, एंड हमको क्या पूछा है, प्रिंसिपल कितना होगा, दैट इज 100% की वैल्यू कितनी होगी, सो दैट विल बी इक्वल टू 4800 डिवाइड बाय 15 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 320। इसको सॉल्व करेंगे 1600 इंटू 2, दैट इज 32,000 जो है यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी 32,000। ठीक है, फिर पूछा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। नाउ पहले तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है फॉर 2 years। 2 years के लिए मतलब मान लो पहले साल के लिए 6% लगा होगा, तो दूसरे साल के लिए 6% एंड उसका भी 6% लगा होगा। ठीक है, इसका भी 6%, दैट इज इसका 10% होता है 0.6, एंड इसका इंटू 6 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.36। तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ, टोटल कितना हुआ 6 + 6 12 प्लस 0.36, तो 12.36 टोटल परसेंट हुआ, जिसकी वैल्यू है 3708। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3708 डिवाइड बाय 1236, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका 3 टाइम्स आएगा, एंड हमको क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 30,000। ठीक है, सो क्वांटिटी 1 है 32,000, क्वांटिटी 2 है 30,000, तो इस केस के अंदर क्लियर आंसर है that Q1 is greater than Q2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विपिन कैन स्विम 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, द रिवर फ्लो 3 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 8 hours टू मूव अपस्ट्रीम। ठीक है, 8 घंटे लगते हैं उसको अपस्ट्रीम में जाने के लिए,
एंड देन डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। तो इसके अंदर डिस्टेंस सेम है। मान लो कि अगर दोनों में डिस्टेंस सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल टाइम लग रहा है 8 आवर्स। तो व्हाट इज टाइम? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम टोटल लग रहा है 8 आवर्स, यानी कि अगर मान लो कि डी डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में क्या होगा, अपस्ट्रीम के लिए क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम 6 - 3 होगा। एंड नेक्स्ट डिफरेंस डाउन स्ट्रीम आने में, तो इस केस के अंदर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 + 3। ये जो डिफरेंस है ये दे रखा है 8 के बराबर। ठीक है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स का। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, तो D3 - D ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 8, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3D - D इज इक्वल्स टू 72, और 2D दिस इज व्हाट, यहाँ से ले लेंगे, हाँ 3D माइनस ऑफ D इज इक्वल्स टू 72, या फिर 2D इज इक्वल्स टू 72, या फिर यहाँ से डाउन स्ट्रीम निकला तो वो आ जाएगा टोटल, सॉरी डिस्टेंस निकला वो आ जाएगा 36 किलोमीटर। हाउ फार इज दिस प्लेस, यही पूछा था, तो वो हो जाएगा 36 किलोमीटर। उसके बाद बोला है दैट अ मैन कैन रो 25 किलोमीटर इन स्टिल वाटर एंड रिवर इज रनिंग एट 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन हमें बताना है कि अगर टोटल 2 आवर लग रहे हैं टू रो अ प्लेस एंड बैक, किसी एक जगह पे जाके वापस आने में टोटल 2 आवर लग रहे हैं, तो कितना दूर है। अगेन हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हम लोग यूज करेंगे दैट टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लो कि डिस्टेंस डी है, तो जब ये टाइम जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अपस्ट्रीम के लिए कितना हो जाएगा, अ मैन कैन रो इन स्टिल वाटर 25 माइनस ऑफ 15 होगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम के लिए कितना हो जाएगा, 25 + 12 हो जाएगा। एंड टोटल टाइम कितना लग रहा है इन सब के अंदर, 2 आवर्स का लग रहा है। तो D/10 प्लस दिस विल बी व्हाट, D/10 प्लस 25 + 12, ये 15 होगा, 25 + 15, सो दिस विल बी 30, 40 प्लस D/40 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दे रखा है 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4D प्लस ऑफ D इज इक्वल्स टू 80, या फिर हम लोग कह सकते हैं 5D इज इक्वल्स टू 80, या फिर यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा दैट D इज इक्वल्स टू 16 किलोमीटर। तो फर्स्ट वाले के अंदर टाइम लग रहा था 36, सेकंड के अंदर टाइम लग रहा है 16 किलोमीटर। सो क्लियरली क्वांटिटी 1 जो है वो क्वांटिटी 2 से ग्रेटर है। तो जो Q1 Q2 के क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर आपको फाइनल वैल्यू तक आंसर निकालना होता है एंड देन आप कंपेयर कर सकते हैं। बट जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ आपको इतना बताना होता है कि इज द डेटा गिवन इज सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन और नॉट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक में से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इनको सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर बताना है। नाउ सी माइनस प्लस है, दैट इज जो रूट्स है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएंगे। नाउ यहाँ पे कैसे है, 28 दे रखा है, तो 28 क्या होता है, 2 × 14, ठीक है, या फिर 2 × 14, या फिर हम 2 × 7 लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, 7 and 4 11 होते हैं, तो एक रूट बनेगा +7, दूसरा बनेगा +4। दूसरी इक्वेशन में क्या है, 81 दे रखा है एंड बीच में 18 आ रहा है, दैट इज 2 रूट कौन से आएंगे, +9 and +9। सिंस 9 दोनों से बड़ा है, इस केस में भी 9 दोनों से बड़ा है, सो द क्लियर आंसर इज y इज ग्रेटर देन x। सो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x² - 14x + 16 इज इक्वल्स टू 0। नाउ माइनस प्लस है तो अगेन जो रूट्स है वो पॉजिटिव आएंगे, एंड इस इक्वेशन के लिए भी माइनस प्लस है तो जो रूट्स है वो पॉजिटिव आएंगे। रूट्स निकालेंगे कैसे, 3 and 16 है, 3 16 को 2 × 8 लिखते हैं, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 6 + 8 14 होता है। एक रूट बनेगा 8, दूसरा बनेगा 6। रिमेंबर ये डिवाइड बाय 3 होगा, ये भी डिवाइड बाय 3 होगा, तो ये वैल्यू कुछ 2.20 2.6 के आसपास आएगी, ये वैल्यू 2 होगी। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर क्या है, 5 and 12, 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं, तो 16 आ रहा है, दैट इज हम लोग यहाँ पे क्या रूट ले सकते हैं, 12 and 5 नहीं होगा, सो अगेन हम लोग इसको 5 12 को 6 × 2 लिखे तो 10 and 6 दो रूट हो जाएंगे, एक वैल्यू आएगी 10, दूसरी आएगी 6, 10 डिवाइड बाय 5 होगा, 6 डिवाइड बाय 5 होगा, ये वैल्यू 2 आएगी, एंड ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 1 point and 10, सो 1.2 के आसपास ये वैल्यू आएगी। सो 2 इक्वल है बट स्मॉलर है, एंड यहाँ पे 2.6 जो है वो दोनों से बड़ा है, तो इस केस के अंदर आंसर क्या आ रहा है, दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट है प्लस, यहाँ पे हमको दे रखा है तो ऑब्वियसली जो रूट्स है वो माइनस आएंगे। सिमिलरली प्लस दे रखा है तो जो रूट्स है वो माइनस आएंगे। नाउ यहाँ पे दिया क्या है, 42 जो है वो एक रूट दे रखा है, एंड उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, एक वैल्यू है आपके पास 2, दूसरी वैल्यू है 42, हम लोग 7 × 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 19 हमको लेके आना है, तो 12 and 7 19 होता है,
तो एक रूट बनेगा 12, दूसरा बनेगा 7। यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 2 होगा, 7 डिवाइड बाई 2 होगा। फिर ये p प्लस प्लस है तो जो रूट्स है वो माइनस माइनस आएंगे। 43 बीच में लेके आना है, तो 43, 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख देते हैं एंड 10 को हम लोग 3 इंटू 10 लिख देते हैं। नाउ 43 लाना है तो हम लोग क्या रूट्स लेंगे, सी 10 इंटू 2 इंटू 2, 40 एक रूट बन जाएगा, 3 एक रूट बन जाएगा, तो 40 एक आएगा एंड 3, 40 प्लस 3 इज 43 एंड डिवाइड बाय 4 होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 होगा। ये वैल्यू माइनस का 6 आएगी, ये वैल्यू माइनस ऑफ 3.5 आएगी, ये वैल्यू माइनस का 10 आएगा एंड ये कितना हो जाएगा माइनस का 3/4, मतलब कि ये कितना होगा 0.75। ठीक है, तो अब अगर जो -6 है वो 10 से बड़ा है एंड लेकिन इससे छोटा है, सिमिलरली जो -3.5 है ये इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, दैट इज इस केस के अंदर हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो द राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है माइनस माइनस है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी माइनस माइनस है। सिंस अगर पीछे दोनों साइड माइनस आ जाता है कोएफिशिएंट्स में तो उसको आपको सॉल्व नहीं करना है, उस केस के अंदर डायरेक्टली आंसर होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दैट टू नंबर p and q are 20% and 28% लेस देन अ नंबर, व्हाट इज द परसेंटेज द नंबर q इज स्मॉलर देन द नंबर p। सो अगर हम लोग पहले p लेते हैं एंड x लेते हैं, सो p इज 20% लेस देन x, 20% होता है 1/5, दैट इज अगर x 5 है तो उस केस में p 4 होगा। अब हम लोग q एंड x लेते हैं, q इज 28% लेस देन द नंबर, 28%, पहली बात तो ये 14/50 हो जाएगा या फिर 7/25 हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो q इज 28% लेस देन अ नंबर x, दैट इज अगर x 25 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 18। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज द नंबर q इज स्मॉलर देन द नंबर p। तो जो q है वो p से कितना स्मॉलर है वो हमको कैलकुलेट करना है, बट पहले इसको इक्वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब x दोनों में बराबर हो गया, यहाँ भी वैल्यू 25 आ रही है, यहाँ भी वैल्यू 25 आ रही है, पर p कितना हो गया 20 एंड q कितना है 18। अब पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज द नंबर q इज स्मॉलर देन p, तो p एंड q में कितने का डिफरेंस है 2 एंड कहां से कम है ये 20 से इंटू 100, ये फाइंड आउट करना था, ये 5 हो गया तो 10% का डिफरेंस है। सो ऑप्शन ए जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजेस ऑफ सुनील एंड अनिल आर इन द रेशियो 8:7, आफ्टर 6 ईयर their रेशियो विल बिकम व्हाट 19:17। ठीक है, तो 8x प्लस 6 ईयर्स एंड सिमिलरली 7x प्लस 6 ईयर्स को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 19/17 आएगी। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 138x प्लस 102, 19 7 इज 133x प्लस 114। ठीक है, ये इधर आएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 3x, वो उधर जाएगा तो बन जाएगा 12, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज, तो उनके प्रेजेंट एज में क्या डिफरेंस होगा, प्रेजेंट x की वैल्यू आई है यहाँ पे 4 एंड अगर हम लोग प्रेजेंट एज निकाले तो 8 इंटू 4 हो जाएगा 32, सिमिलरली 7 इंटू 4 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 28, तो 32 माइनस 28 करेंगे तो उसमें डिफरेंस आ रहा है 4 ईयर का। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 प्लस 300 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ठीक है, सी सबसे पहले 600 को एज इट इज रखेंगे यूजिंग द रूल ऑफ बॉडमास, पहले डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू x इंटू 31, इसको सॉल्व करेंगे ये 20 हो जाएगा, तो 620 वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 31 इज इक्वल्स टू x मिलेगा, ये 2 टाइम्स होता है तो 20 राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है 65% ऑफ 700 प्लस रूट ऑफ 196 माइनस 9 इंटू 3 कैलकुलेट करना है। 65% ऑफ 700 प्लस रूट 196 का रूट कितना होता है 14 माइनस 9 इंटू 3, ये वैल्यू कितनी होगी 27, ये कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है 65 इंटू 7 इज 35, 3 एंड 42, ये वैल्यू हो जाएगी 455 प्लस ये होगा 14 माइनस का होगा 27, सो दिस इज 469 माइनस 27, तो दिस विल बी इक्वल टू 244, 442 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे क्या पूछा है कि 41% आपको कैलकुलेट करना है, 41% ऑफ 600 माइनस 250 इज इक्वल्स टू x माइनस 77% ऑफ 900 निकालना है। ठीक है, आपको ये जीरोस भी नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बताए जा रहे हैं, अदरवाइज आपको ये वाला पार्ट सीधा स्किप करके यहाँ पे 77 इंटू 9 ही लिखना है, यहाँ पे 41 इंटू 6 ही लिखना है। ओके, सो ऑन सॉल्विंग दिस ये वैल्यू बन जाएगी 246 माइनस ऑफ 250 इज इक्वल्स टू x माइनस यहाँ पे कितना है 677 इंटू 9,
दैट इज ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 693 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 उधर जाएगा तो होगा x इज इक्वल्स टू 693 माइनस 4 दैट इज 689। ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है 12.5 इंटू 3.2, इसको भी हटा देते हैं, इंटू 8.8। सिंपली ये वैल्यू कितनी होगी ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे तो 21 होगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। देन 2 से अगर हम लोग और कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू 5 होगी एंड 2 से कैंसिल करेंगे तो 8। सिमिलरली ये 44 होगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू 20, 5 टू 10, 25, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, एंड ये 5 भी 25 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो 8 इंटू 44 यहाँ पे हमारे पास बचेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 2, 8 4 इज 32 इंटू 352। दैट इज 352 नहीं है गिवन, सो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा ई, नन ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम लोग डिविजन ही यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 52,000 डिवाइडेड बाय 40, फिर ये टर्म होगी डिवाइडेड बाय 65 इंटू 30 विच इज इक्वल टू x माइनस 400 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 20 आएगा, ये कैंसिल होगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1300। अब होगा 1300 डिवाइड बाय 65 इंटू 30 इज इक्वल्स टू x माइनस ऑफ 20 एंड 13 5 टाइम्स होता है यहाँ पे। ठीक है, 65, तो हम लोग 13 से काटेंगे 5, ये वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 5 को इससे कैंसिल करेंगे 6, तो ये वैल्यू आएगी 600 इज इक्वल्स टू x माइनस 20, या फिर x की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 620। सो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दीज आर द 35 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द क्वांट सेक्शन। मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस वन पेपर एवरी डे। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं 100 क्वेश्चंस के, डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसको पूरा खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो डू लेट अस नो इन द एप्लीकेशन, इन द चैट सेक्शन ऑफ आवर एप्लीकेशन। So this was all from our side. Thank you for joining us and stay tuned to our channel.